हिंदुओं ने, सनातनियों ने, एज यू सेड, जो आया सबको अपनाया। मस्जिद भी बना दी आपके लिए कि भाई आप मुसलमान हो, आप इतनी दूर से यहाँ आते हो तो यहाँ आपको इबादत के लिए आइए, हम जगह बना देते हैं, ये लीजिए जगह, यहाँ मस्जिद बनाइए। तो ये मुस्लिम लीग, जिन्ना, पाकिस्तान, ये कहाँ से आ गया? इस्लाम को लोग समझते हैं 1446 साल पुराना धर्म। वॉल्केनो जैसा ना बन जाए, विस्फोट ना हो जाए, लावा ना फूट पड़े, ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, वो आप प्रिवेंट करना चाहते हैं। ये आप स्ट्रिक्टली मुस्लिम कम्युनिटी और संघ और बीजेपी के रिश्तों के बारे में कह रहे हैं या मुसलमान और हिंदू के रिश्तों के बारे में कह रहे हैं? 1, 2, 3 इतनी देर में मुसलमान आपको कंधे में बिठा लेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान का मॉडल औरंगजेब नहीं हो सकता, और ये मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और हमारा साझा इतिहास ये है, हम अकबर के साथ खड़े नहीं हो सकते, हमें शिवाजी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला विद सौरभ। खुल्लम खुल्ला विद सौरभ के इस नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ हम हाजिर हैं। मुद्दा साहब आपके सामने आज हम रख रहे हैं जो 10 सालों से जिसकी चर्चा हो रही है, बल्कि और उससे पहले भी, मोदी और मुसलमान, और इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, आरएसएस और मुसलमान। ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है? जब चुनाव आते हैं तो क्या मुसलमान मोदी को हराने के लिए ही वोट करता है, किसी कीमत पर उसको बीजेपी की जीत बर्दाश्त नहीं है? क्या आज ये क्वेश्चन है दोनों के बीच में, और क्या इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए? कोशिश भी ऐसी होनी चाहिए क्या? बहुत सारे लोग हैं जो एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये संघ और उसकी विचारधारा और इन प्रोडक्ट बीजेपी और मोदी और मुसलमानों के बीच में। अब वो कितना बन पाए ये पुल, उनकी कोशिश कितनी कामयाब हो रही है, और वो कर क्यों रहे हैं ये काम? क्या कुछ लोगों को ये असंभव सा काम लगता है? इस पर हम लोग आज बात करेंगे, और मैं आपको आज एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं जो खुद वो पुल बने हुए हैं, और उन्होंने ये बीड़ा क्यों उठाया, कब से उठाया, किन किन लोगों से उनकी बातें हुई हैं इसके बारे में, और कहां तक इसको अंजाम पहुंचाने में वो कामयाब हुए हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब का, हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। खुल्लम खुल्ला विद सौरभ प्रोग्राम का नाम है सर, तो नाम के मुताबिक बात बहुत खुल के होगी। अच्छा, ख्वाजा साहब जो हैं वो एकेडमिशियन हैं, इनका काफ़ी वक्त जो है शिक्षा में बीता है, और उसके बाद वो फिर ऑथर हुए। आपकी एक किताब आई, मीटिंग ऑफ माइंड्स, कोरोना के टाइम पर, उसका जो विमोचन था वो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। और आपकी कोशिशों के दरमियान ही व्हाइट हाउस एनुअल समिट हुआ 2015 में, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे ओबामा के, तो भारत की सिविल सोसाइटी की तरफ से उन्होंने रिप्रेजेंट किया उस वहाँ पर भारत को। इसके अलावा साल 2000 में वर्ल्ड मिलेनियम पीस समिट वो कर चुके हैं एज ऑब्जर्वर। साउथ एशिया हार्मनी कॉन्क्लेव उन्होंने किया था, सभी सार्क देशों के प्रमुख वगैरह उसमें आए थे, इमरान खान भी उसमें आए थे साल 2007 में। तो एक सिविल सोसाइटी की तरफ से उनकी ये कोशिश जो है कि आरएसएस, बीजेपी, मोदी इनको और इनके करीब लाया जाए मुसलमानों को। सर पहले तो मुझे ये बताइए, आपने काम ये पकड़ा क्यों? बड़ा मुश्किल काम है ये। देखिए, आसान काम तो कोई भी कर लेता है, क्या बात है। तो वो कोई करने में करना नहीं हुआ। काम वो है जो कठिन ही ना हो बल्कि बहुत कठिन हो। मतलब कहाँ नामुमकिन सा लगता है। तो हमने इस रास्ते को बहुत सोच समझ के लिया, कॉन्शियसली लिया, और हम कंसेंशियसली इसको कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि मैं बेसिकली एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, और मुझे क्राइसिस मैनेजमेंट में घुसने की आदत है। संघ और मुस्लिम समाज के बीच में दूरियां आज की नहीं हैं। इन दूरियों का अपना एक लंबा इतिहास है। आपकी और हमारे देखने वालों की जानकारी में है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बनी, और उस समय जो उसकी राष्ट्रीय धारा थी वो उस समय की राष्ट्रीय मुख्य धारा से भिन्न थी, और वो पॉपुलर धारा भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक धारा थी। वो उस धारा को हिंदुस्तान के न उस समय के मुसलमान ने, और उस समय के मुस्लिम रिस्पेक्टेबल्स कहूँ, इन्फ्लुएंशियल्स कहूँ, इंटेलेक्चुअल्स कहूँ, पॉलिटिशियंस, लीडर्स कहूँ, न तो उस समय उन्होंने उसको सीरियसली, इस डेवलपमेंट को एक डेवलपमेंट के रूप में लिया। और सौरभ जी, मुझे बड़ा
ये कहने में अनफॉर्चुनेट लगता है कि आज लगभग 100 बरस होने को आ रहे हैं आरएसएस की स्थापना को। आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान और उसके जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आज भी जिस संजीदगी से इस विषय को लिया जाना चाहिए, आज भी उसको उस संजीदगी से लेने की बहुत बड़ी और भारी कमी है। अच्छा। ये कारण है कि जो 3 लफ्ज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा सोशियोलॉजी का भी एक बैकग्राउंड है। देखिए, स्टीरियोटाइप्स, एक ऐसी धारणा बना लेना जो वास्तविक हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धारणा तो होती ही वही है जो वास्तविक कंप्लीटली ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि उसकी बेस पे कुछ इनहिबिशंस पैदा हो जाती हैं, कुछ फियर साइकोसिस डेवलप हो जाती है, कुछ फोबिया डेवलप हो जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं। लेकिन अगर उनको आप बने रहने दो, उनको वैसे ही चलते रहने दो आप, तो वो एक तरह का एक ऐसी सिचुएशन में आपको किसी स्टेज पे वो ले जा सकते हैं कि वो एक वोल्केनो की शक्ल में इख्तियार कर ले। वो आपका सवाल ये है कि मैंने ये काम क्यों छेड़ा। उस स्थिति में जिसमें कि मतभेद इतना बढ़ जाए कि वो मतभेद न रहे, बल्कि वो मनभेद भी ना रहे, बल्कि वो कटुता की तरफ चला जाए। कटुता मैं शब्द यूज़ करूँगा, कटुता की तरफ चली जाए और हम एक दूसरे के बारे में ऐसी स्टीरियोटाइप्स बना के बैठ जाएं कि न तो हमें आपस में मिलना पसंद हो, ना हमें उस विषय पे बात करना पसंद हो, बल्कि जो कोई व्यक्ति उस विषय को लेकर बात करने का प्रयास करे उस पर भी 4 तरह के प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। और अगर मैं जो उर्दू समझने वाले लोग हैं तो उनके लिए मैं कहूँ कि साहब ये तो ज़मीर फरोश है, नहीं, ये द पर्सन ये ज़मीर बेच दिया, यानी ये वो शख्स है जिसने कि अपनी कॉन्शियस को सेल आउट कर दिया, ठीक है ना। और उसको अनटचेबल बना देना चाहिए, उसको अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है एक तरीके का, जैसे हमारे सिख समाज में मतलब तनखैया बना दिया जाए। ये एक चीज़ चली आ रही थी। आपने फेस किया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि मैं इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता चला आ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि मैं सोच का आदमी हूँ, मुझे लग रहा था कि भाई ये तो बड़ी गलत चीज़ हो रही है। समाज एक है, राष्ट्र एक है, संविधान एक है, हम इकट्ठे ज़माने से रहते आ रहे हैं, आगे भी हमने रहना है, आगे कोई पार्टीशन होना नहीं है। तो समाज में जो समन्वय की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल यानी इतनी बिगड़ती चली जा रही है और एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को आपस में दुश्मन समझने लगें, दुश्मनी बांधने लगें एक दूसरे से, और बात इस हद तक चली जाए कि एक दूसरे की शक्लें भी पसंद ना हो और कुछ भी करके मुझे इसको पराजित करना है। ये जो स्टेट ऑफ, बस एक लाइन में कह दूं, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है सौरभ जी, जो आपको एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाता है, और वो एक्सट्रीमिज़म अगर निगेटिविटी से निकला हुआ हो तो ये वो वर्स्ट सिनारियो है, वर्स्ट फिनोमेना है जो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं। ये जितनी बातें आपने कही, आपने एक बार बीच में शब्द इस्तेमाल किया, वोल्केनो जैसा ना बन जाए, विस्फोट ना हो जाए, लावा ना फूट पड़े, ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, वो आप प्रिवेंट करना चाहते हैं। ये आप स्ट्रिक्टली मुस्लिम कम्युनिटी और संघ और बीजेपी के रिश्तों के बारे में कह रहे हैं या मुसलमान और हिंदू के रिश्तों के बारे में कह रहे हैं? बहुत अच्छा है। देखिए, मैं बार बार संघ और मुस्लिम क्यों यूज़ करता हूँ और मैं हिंदू और मुस्लिम को यूज़ नहीं करता, या मैं सनातन और इस्लाम या सनातन और मुस्लिम समाज को यूज़ नहीं करता, ये मैं डेलिबरेटली नहीं करता हूँ। कारण क्या है, जो इसमें थोड़ा सा मुझे एक राजनीतिक रेफरेंस देना पड़ेगा। देखिए, हमारा समाज में, जैसे मैंने कहा शुरू में, 2 धाराएं हैं। एक वो धारा है जो गांधी की धारा है, नेहरू की धारा है, कांग्रेस की धारा है, हमारे इन राष्ट्रीय आंदोलन की, जिसके ज़रिए से हमें स्वतंत्रता मिली, स्वाधीनता मिली, एक वो धारा है। मुसलमान उस धारा के साथ चलता चला आया, तो वो लोग जो इस धारा के साथ जुड़े रहे और वो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी रही, ठीक है। लेकिन साथ में ये जो धारा चली, जो एक समय अनपॉपुलर धारा थी, हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू, जिसको मैं उसको हिंदू रिवाइवलिज्म कहता हूँ, उसको मैं नेशनलिज्म नहीं कहता।
उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो वो जो धारा चली, क्योंकि वो धारा धीमे 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 बढ़ते बढ़ते आज वो इस देश की एक मुख्य धारा का रूप जो है वो ले चुकी है और पावर में है। और वो ये तीसरा थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म है और ये कोई मार्शल लॉ से नहीं आई हुई है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी और उसमें मोस्ट स्पेसिफिकली वो हिंदू मेजॉरिटी जो कल तक उस गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल, सुभाष वाली जो मुख्य धारा थी जिसको सेकुलरिज्म के नाम से जोड़ा जाता है, उस धारा से ही तो लोग हट के निकले हैं। तभी तो वो यहाँ वहाँ से शिफ्ट होकर आज अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में अगर है तो वो कब सत्ता में कब आई? जब उन्होंने वोट दिया ना भाई। तो अब मेरा जो सोचना है कि वोल्केनो ना बन जाए, तो क्यों सोचना? इसलिए तो सोचना है कि अगर डेमोक्रेटिकल शिफ्ट हुआ है इंडिया में और ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, ये उस धारा की तरफ शिफ्टिंग है जो उस समय राष्ट्रीय धारा नहीं मानी जाती थी। ये बहुत बड़ी चीज़। लेकिन आज की परिस्थिति और स्थिति में इसी को राष्ट्रीय धारा माना जा रहा है और देश का एक बड़ा हिंदू समाज जो है वो इसको राष्ट्रीय धारा मानता है। सबके सब नहीं मानते, ये भी एक सच्चाई है। तो मेरे जैसा व्यक्ति ये समझता है कि इतनी मेजर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के बाद और इसमें कहीं ना कहीं एक मुस्लिम फैक्टर जो है वो बीच में कभी तो वो इम्प्लाइड होता है, कभी वो एक्सप्रेस्ड होता है, और तो मैं कहीं ना कहीं इसमें बीच में फंसा रहता हूँ। कभी वो दिखता है, कभी वो नहीं दिखता। तो इस कारण ये भी दूसरा कारण है कि जिसकी वजह से इस मैदान में। और आप चाह रहे हैं कि मुसलमानों को अब जो मुख्य धारा में लोग हैं उनसे एंगेज करना पड़ेगा। मैं आपकी स्टेटमेंट से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए जो कल की मुख्य धारा थी वो मुख्य धारा ख़त्म हो गई, ये ऐसा नहीं है। आज भी वो मुख्य धारा अपनी जगह मौजूद है। कल एक कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी, उसको मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। देखिए 1947 15 अगस्त को हमारा देश के अंदर एक धारा थी जिस धारा को आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से जोड़ेंगे सीधा, और वो धारा कांग्रेस से जुड़ेगी, फिर सेकुलर पॉलिटिक्स से जुड़ेगी। आज वो धारा अपनी जगह मौजूद है। आज की पार्लियामेंट को, लोकसभा को देखें तो 240 सदस्य भाजपा के हैं और 302 सदस्य जो हैं वो सेकुलर पार्टीज़ के हैं, ठीक है ना। तो वो धारा आज भी हमारे देश में मौजूद है। लेकिन ये जो दूसरी धारा है अब ये भी उतनी ही प्रबल धारा बन चुकी है। तो आज हमारे देश में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि कल की जो मुख्य धारा थी, जो आज भी बड़ी हद तक जिंदा है, उसकी एक पैरेलल मुख्य धारा जो है वो वजूद में आ चुकी है और वो डेमोक्रेटिकली आई है। और कल के मुख्य धारा का एक बड़ा चंक जो है वो उस धारा को छोड़कर इस धारा के साथ में जुड़ गया है। मैं समझ गया आपको, लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है, आप जैसा आपने कहा कि वो जो धारा जो नेशनल मूवमेंट से निकल के आई, इंडिपेंडेंट मूवमेंट से निकल करके आई, वो आज भी जिंदा है। जी। आज की कांग्रेस पार्टी हाँ, और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी आप सब उनको उनमें काउंट कर रहे हैं आप? हाँ, मैं उसी में काउंट कर रहा हूँ। तो आप वहाँ तो मुसलमान फिलहाल आपको वहाँ जुड़ा हुआ है फिलहाल मुसलमान, आप क्यों चाह रहे हैं वहाँ से हट के वो इधर आए? अच्छा, आपका सवाल अच्छा है। मैं ये नहीं चाह रहा कि मुसलमान कल जहाँ वोट दे रहा था, है ना, आज वो यहाँ वोट देने लगे। वोट मेरा सब्जेक्ट नहीं है सौरभ जी, मेरा सब्जेक्ट डिफरेंट है। मेरा सब्जेक्ट ये है कि हमारे भारतीय समाज में का एक अटूट अंग और अटूट हिस्सा है मुस्लिम समाज भी। और मुस्लिम समाज की जो दूरियां कई कारणों से, राजनीतिक कारण अपनी जगह हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कारण भी हैं, बहुत सारे और कारण भी हैं, उन कारण से जो ये दूरी बढ़ती चली जा रही है और माहौल में जो खटास पैदा हो रहा है, माहौल के अंदर जो घृणा पैदा हो रही है, जो द्वेष पैदा हो रहा है, जो दूरी पैदा हो रही है। देखिए एक यूनिट है ना, अब इस यूनिट के अंदर अगर 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट बनते चले जाएंगे और किसी के अंदर एक सेंस ऑफ आइसोलेशन और सेंस ऑफ एलिनेशन इतना बढ़ता चला जाएगा, तो आप क्या, मेरे और आप जैसे लोगों को उस कारण में, उस लॉजिक में नहीं जाना चाहिए, उसको नहीं समझना चाहिए कि भाई ऐसा जो हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें एक पैचअप होना चाहिए, इसमें एक ब्रिजिंग का काम होना चाहिए। जी सर, लेकिन मुझे अभी ऐसे आपसे बात करते हुए क्यों लग रहा है कि वो जो प्रॉब्लम है आप उसकी गंभीरता महसूस कर रहे हैं, तो आप वो मुझे आपके बयान में और चेहरे पे नजर आ रही है, लेकिन आप उसको खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? जो मेरा बुनियादी आपसे सवाल किया था, ये खटास और दूरी केवल मुस्लिम कम्युनिटी एंड
आरएसएस आइडियोलॉजी के बीच में है या मुसलमान और हिंदू के आम हिंदू के बीच आपकी में? बात का मैं खास से मैं खुल के जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसको और खोल देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो वहाँ पे जो विरोध है, वैचारिक विरोध नहीं है सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में और सेकुलर डिस्पेंसेशन के साथ में, उस धारा के साथ में जो गांधी, नेहरू और आज़ाद की धारा है। यहाँ पर वैचारिक मतभेद है, संघ के साथ में वैचारिक मतभेद है हिंदुस्तान के मुसलमान का, ठीक है। और न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान का है, बल्कि हिंदू मेजॉरिटी की भी एक बड़ी मेजॉरिटी है, उसका भी वही मतभेद है। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान उस मेन स्ट्रीम का जो कल की मुख्य धारा थी और आज भी मौजूद है। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का कोई मसला, हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है? देखिए, जो डिफरेंस है, जो रिफ्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं 3 शब्द यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंसेस, रिफ्ट और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है? वो आरएसएस के साथ है, वो संघ के साथ है, वो विश्व हिंदू परिषद के साथ है, वो दुर्गा वाहिनी के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगेन रीआइटरेटिंग, आप हिंदू मुसलमान के बीच में कोई रिफ्ट नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि वो है नहीं। आम हिंदू मुसलमान के बीच नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है। जो है ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और इन फोर्सेस के साथ हैं। इन फोर्सेस के साथ में तो अब, लेकिन ये फोर्सेस इसी समाज का हिस्सा है, वो ये फोर्सेस पावर में है, ये फोर्सेस आज गवर्नेंस में है, ये फोर्सेस हर इंस्टीट्यूशन में है। 24 घंटे का मेरा उनका साथ। आपने कहा कि ये इन लोगों, इन कटुता इतनी बढ़ गई है, हाँ। ये मनभेद और उससे भी बढ़कर दुश्मनी के लेवल तक चली जा रही है, कभी लावा फटना पड़े। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मुसलमान होकर के सोचने की कोशिश करूँ, अगर मुझे ये संघ से प्रॉब्लम है, मुझे बीजेपी से प्रॉब्लम है, तो मुझे संघ की सोच रखने वाले या बीजेपी के सिंपैथाइजर से भी तो प्रॉब्लम होगी ना। मैं वहां जाना चाह रहा हूँ सर। देखिए, ऐसा है, क्या वहां तक उतना डीप सीप इन कर गया है ये मिसट्रस्ट और ये वैमनस्य? देखिए, हम एक लोकतंत्र हैं और हमारे यहाँ एक आज़ाद मीडिया भी है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है, और हमारे यहाँ छींक भी जो है ना वो 140 करोड़ तक पहुँच जाती है। जो कुछ भी घट रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी मैंने बात आपसे घृणा और द्वेष और सबके लिए करी, आज वो चीज़ जो है ना, मैं सीधी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे बच्चे एक अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली के, जो मेरे पोता पोती हैं। 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा है, 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा, उसका क्लास फेलो। अब उसका क्या मेंटल लेवल होगा आप समझ सकते हैं। वो मेरे ग्रैंडसन से, जिसके साथ वो खेलता है, जिसकी बराबर में उसकी सीट है, बैठता है, उसके साथ टिफ़िन भी शेयर करता है, वो पूछता है, तू मुसलमान है? तो जो मेरा ग्रैंडसन है वो मेरे से आके बताता है मुझे, वो कहता है कि दादू, मेरा क्लासमेट है, वो उसने मुझसे आज ये पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दे सका कि तू मुसलमान है? तो मुसलमान क्या होता है? अब ये आपके घर की ग्रूमिंग है कि आपके घर में क्या ग्रूमिंग हो रही है और उस बच्चे के घर में क्या ग्रूमिंग हो रही है। उस बच्चे के दिमाग में, उसकी मानसिकता में ये बात डालना, और जिस टोन में और जिस टेनर में और जिस तरह से उस बच्चे का ये पूछना, तू मुसलमान है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आज वो घृणा और वो द्वेष जो है वो उस जनरेशन में पहुंच गया, कारण कुछ भी हो उसके, उस जनरेशन में पहुंच गया। तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या मेरा और आपका चिंतन और मंथन उस तरफ नहीं जाना चाहिए? ये मेरी नज़र में अब ये संघ और मुस्लिम समाज से कहीं ऊपर आगे उठकर ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। तो मैंने जो वोल्केनो का शब्द यूज़ किया, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? जिस दौर में जो चुनौती खड़ी होगी, और अगर वो चुनौती ऐसी है कि जो आपके राष्ट्र की नींवों को हिला सकती है, आपके उन सितूनों को हिला सकती है जिन पे पूरी ये इमारत खड़ी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये प्रश्न जो है ये छोटे दायरे से हटकर ये पूरे राष्ट्र को अपने अंदर समेट लेता है। और मैं उस बड़े दायरे के अंदर इस चीज़ के बढ़ते हुए असर को और इस घृणा को और इस हेट कैंपेन को और इस एनमिटी को बर्दाश्त नहीं कर। मैं सर इसके आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल इशू पर आऊँगा के लिए आपने बड़ी गंभीर बात बता दी अभी। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए आप जिम्मेदार
उस बच्चे के, जैसा आपने कहा, उसको उसके घर में क्या बात हो रही है, वो आप उस हिंदू परिवार में, और वो एक जैसे कहते हैं ना, चावल का एक दाना है पतीले का, वो एक हिंदू परिवार में ऐसा कुछ बच्चे को ने सीखा या उसने ग्रास्प किया। तो ये जिम्मेदारी हिंदू समाज की मानते हैं या मुस्लिम समाज कम्युनिटी का भी कुछ इसमें कोई जिम्मेदारी है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसका इन रिएक्शन या जिसके बदले में सामने कुछ हो रहा है? देखिए, जब हम ईमानदारी से बात करेंगे तो जवाब ये होगा कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन वन साइडेड होती ही नहीं है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि वो बच्चे, दो तरीके हो सकते हैं इसको समझने के, कि उस बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं ये समझना चाहूँगा कि उस बच्चे के पेरेंट्स की जो मानसिकता है वो यहाँ तक क्यों गई, उस मानसिकता को वहाँ तक जाने में किस चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया। क्या वो उसके घर के अंदर तक सीमित थी बात, या उनके उस परिवार के साथ कोई घटना घटी है इस तरीके की, क्या ऐसे उसके साथ कोई ज़िंदगी में ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ में, मुस्लिम परिवार के साथ में, या किसी और मुस्लिम के जो जिसने उसकी एक धारणा बना दी, और उस धारणा के नतीजे में उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें जो हैं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है सौरभ जी कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ने बैठ के उस बच्चे के दिमाग को बनाया हो। देखिए, जो चाइल्ड ग्रोथ होती है ना, जो लोग साइकोलॉजी को समझते हैं, जो इन्फेंसी का जो फेज़ होता है और चाइल्डहुड का जो फेज़ होता है, इस बीच में जो ग्रोथ है बच्चे की, हम आप ये समझते हैं ये बच्चा है, लेकिन फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि उस समय जो ग्रोथ उसकी फैकल्टीज़ की हो रही होती है, वो जिसको कहते हैं, हिंदी का लफ्ज़ है अद्भुत होती है। वो हम समझते हैं ये तो बच्चा है, वो बच्चा नहीं होता। वो टाइम होता है जिस टाइम उसके अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन जो है, उसकी इमारत का जो है, वो उस वक्त हो रहा होता है। और मैं एक वाक़या आपको और सुनाता हूँ। आज तो लोग ये कह सकते हैं कि भाई भाजपा की सरकार है, 11 साल से ऐसा चल रहा है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में लेक्चरर था और मैं पढ़ाता था भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं, करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। उसमें एक मुद्दा आता था, नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता। इत्तेफाक की बात यह है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बीएड में एक कंपोनेंट होता है टीचर्स ट्रेनिंग का, जब स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूलों में जाते हैं, जाके पढ़ाते हैं, और उनके टीचर्स उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उनका टीचिंग मेथडोलॉजी ठीक है, पढ़ाने का तरीका ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक जगह गया हुआ था, और वो जगह जो है वो कुछ देहात के बीच में एक इंटर कॉलेज था। अब टीचिंग के बाद में फिर बाहर कॉलेज के एक ढाबा था, और उस ढाबे पर सब लोग खड़े हो गए। तो एक आम रिवाज है कि लोग मुसलमान को कोई लोग खान कहने लगते हैं। तो मुझे, जो हमारे साथी थे, वो कोई बात कर रहा होगा, तो एक सामने एक 8-10 साल के 2-3 बच्चे खेल रहे थे, और मुझे प्रोफेसर खान सुना होगा उन बच्चों ने। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ आपसे ये बात। एक बच्चा आता, खान कुत्ता है, कह के चला जाता। दूसरा आता, कह के चला जाता। मेरा एक शागिर्द था, उसका नाम था, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ, भगवान सिंह। बेपनाह, जैसे एक अनुयायी टाइप हो जाता है ना कोई आपका शागिर्द जो है, तो उस तरह का। उसको बड़ा बुरा लगा, और बाकी सबको भी बुरा लगा, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उनसे बच्चों को डांटे, क्या करे, कुछ करे। तो भगवान सिंह बढ़ा, मैंने भगवान सिंह का हाथ पकड़ा, और हमने उस इवेंट को ऐसे किया जैसे ये कोई घटना घटी नहीं, इग्नोर कर दिया। लेकिन ये घटना थी। ये 1980 की बात कर रहा हूँ, 1980 जी। इम्पोर्टेंट है कि मैं साल बता रहा हूँ आपको, 1980 है ये, अभी भाजपा का ही नहीं है, ठीक है, 1980 में। अब चांस की बात ये है कि अगले दिन जो टॉपिक मुझे पढ़ाना था वो राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता पढ़ाना था, और मैंने उस सारे विषय को यहाँ से शुरू किया। और एक बात जो कही, इसको छोटा करेंगे क्योंकि बातें और भी आपसे करनी हैं, तो मैंने वहाँ पे एक बात कही। मैंने कहा कि कल जब ये घटना हुई तो न तो मैं उत्तेजित हुआ, न आप उत्तेजित हुए, लेकिन बुरा लगा आपको। मुझे चिंता हुई बहुत ज़बरदस्त,
कि मेरे इस राष्ट्र के 8, 9, 10 साल के बच्चे के मन में ये बात कैसे आई कि इस नाम का आदमी ऐसा होता है। सर मेरा सवाल ये है आपसे, अच्छा आपने बड़ा ये और मैंने बड़ी खुल के बात की है क्योंकि खुल्लम खुल्ला है आपका ये विषय। सर मेरे सवाल भी वैसे होंगे। एक इंसिडेंट आपने आज का सुनाया जब मोदी अपने तीसरे टर्म में प्राइम मिनिस्टर है, 10 साल से अपने बिल्कुल पीक पर आरएसएस और भाजपा चल रही है। एक किस्सा आपने 1980 का सुनाया जब कांग्रेस अपने पीक पर थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि वही रवैया तब आपको देखने को मिला, वैसा ही एक, मैं तो इसको कहता हूँ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ और आज भी वो हुआ। कुछ जैसे मैं आ रहा हूँ, जो आप मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने ये बीड़ा क्यों उठाया? कुछ लोग कहते हैं ये असंभव है। हमारा इतिहास जो है हिंदू मुसलमान का इस देश के अंदर आज से 1000 साल पुराना है। उस 1000 साल में एक तबका जो है वो मानता है कि मुसलमान आक्रमणकारी थे। हर चीज का जेनेसिस है ना सर, वो बहुत पुराना है, नीचे है, डीप है। वो आक्रमणकारी देखता है, फिर उसने आप पे राज किया, वो ऐसा मानता है। मुझे दबा के रखा गया सदियों तक। वो मानता है कि जब देश आजाद हुआ तो मुझे उस मुस्लिम राज से भी आजादी मिली। ठीक है, और वो आज का जो दौर है उसमें भी लोग उसकी वो ढूंढ रहे हैं, विंडिकेशन ढूंढ रहे हैं। तभी ये आप मंदिर मस्जिद के झगड़े जो इतने वो सुनाई देते हैं। देश पट गया सर धर्म के सवाल पर। उस वक्त भी कहा गया था आज से 75 साल पहले कि ये कौमें एक साथ नहीं रह सकती, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। आप आज भी वही कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा क्या ये नामुमकिन टास्क है? हम जैसे भी जी रहे हैं ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। हम पॉलिटिक्स से थोड़ा हट गए, लेकिन ये बहुत जरूरी सवाल है। जरूरी है। देखिए 1857 में इस देश ने हिंदू मुसलमान नहीं है, इस देश ने उस समय के, इस भाषा में मैं बात करूं, आक्रांता हुआ ना, बहादुर शाह जफर इस थ्योरी के मुताबिक आक्रांता हुआ। अच्छा, उस आक्रांता को इस देश ने अपना लीडर बनाया और जो म्यूटिनी हुई, जो पहला स्वतंत्रता जो है लड़ाई हुई, उसको नेता बनाया। मैं पूरी जिम्मेदारी से सौरभ जी आपसे कह रहा हूँ, और मैं पढ़ने लिखने और स्टडी और रिसर्च करने वाला आदमी हूँ। मैंने बहुत खंगाल के देखा कि मुझे एक ऐसा कोई उदाहरण मिले जिससे मुझे ये पता चले कि हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज़ 1857 से पहले थी। एक विरोध में इस चीज़ की कि बहादुर शाह जफ़र क्यों, ये तो आक्रांता था, ये तो आक्रांताओं की जो लंबी कड़ी है, ये तो उस कड़ी का आखिरी हिस्सा है। तो हम इसके अंतर्गत भारत की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ेंगे। कोई तो कहता है इस बात को, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुझे कम से कम किसी को मिले, मुझे बताया वो, मुझे नहीं मिला आज तक। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम साथ नहीं रहते, इस देश में पहली मस्जिद कब बनी, किसने बनाई? पहली मस्जिद सनातन धर्म के मेरे भाई ने मिलके बनाई, गुजरात में बनाई। दूसरी मस्जिद भी सनातन समाज ने चेन्नई में बनाई, केरला में बनाई। ठीक है, रिश्ता जो है वो आक्रांताओं से इस्लाम का और मुसलमान का और भारत का और सनातन का नहीं है। ये रिश्ता बहुत पुराना है और इसके दो भाग हैं, और एक भाग वो है जो जिससे लोग सुन के आज पहली बार सुनेंगे चौंक जाएंगे। वो एक तो भाग ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का आना जाना जो है तो ट्रेडर्स की शक्ल में शुरू हुआ, और उन ट्रेडर्स के लिए ये 3 मस्जिदें हिंदुस्तान में हमारे सनातन समाज के लोगों ने बनाई, और जिसके कारण से एक रिश्ता शुरू होता। दूसरी चीज़ जो समझिए, जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान आक्रांताओं के ज़रिए से आया या हद से हद इन मस्जिदों में जो ट्रेडर्स आते थे उसके ज़माने से आया, हिस्ट्री को करेक्ट कर लीजिए। आज हिस्ट्री ये है, इस्लाम को लोग समझते हैं 1446 साल पुराना धर्म। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा और इससे बड़ा गलत बयान हो नहीं सकता है। कैसे? सनातन और इस्लाम का रिश्ता बता देता हूँ आपको। इस्लाम शुरू होता है आदम से, आपने नाम सुना होगा। आदम को सनातन परंपरा में कहा जाता है मनु। व्यक्ति एक ही है, मनु और आदम। कहाँ उतरा वो?
आज वो जगह अखंड भारत में कहलाती है, वो जगह श्रीलंका में है। वो कदम भी मौजूद है श्रीलंका के अंदर। लोग जो हैं 200 सीढ़ियाँ चढ़ के उस कदम पे भी जाते हैं। खतरनाक डोमेन में जा रहे हैं। नहीं, हम हमें बहुत ज़रूरी है जाना, बहुत ज़रूरी है जाना, क्योंकि लोगों को पता नहीं है चीज़ों का, ठीक है ना। तो क्या है कि पहला इंसान मनु सनातन की परंपरा के और भाषा के और शैली के हिसाब से, और इस्लामिक परंपरा और शैली और भाषा के हिसाब से पहला इंसान आदम, व्यक्ति एक है। आप कह रहे हैं सनातन धर्म, इस्लाम की व्याख्या है रिलीजन ऑफ नेचर। पहले इंसान से इस्लाम शुरू होता है, और पहला इंसान भी है, और पहला इंसान हमारी इस वैदिक परंपरा में वो अवतार है, और इस्लामिक परंपरा के अंदर वो पहला प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ से सनातन का, इंसान का, इंसानियत का, इस्लाम का रिश्ता जो है शुरू होता है। तो हम बाहर से, न तो इस्लाम बाहर से आया है, न हम बाहर से आए हैं। हम इस मिट्टी में, इसलिए इस मिट्टी का अभिन्न अंग हैं कि जैसे कि सनातन धर्म का मानने वाला, मनु का मानने वाला इस देश का वासी है, पहले दिन से इंडिजीनस शहरी है यहाँ का, इसी तरीके से मुसलमान जो है वो भी इसी सनातन परंपरा का पहले वक्त से। मैं सच बताऊं आपको ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा दूर से ही छूता हूँ इसको, लेकिन मुसलमान तो कहलाया 7वीं शताब्दी में ही ना, जब प्रॉफिट मोहम्मद आए, जब कुरान आया। नहीं, ऐसा ये भी गलत है बात। देखिए, हम आपको बताते हैं, मुसलमान कोई नाम नहीं है। मुसलमान क्या है? मुसलमान वो व्यक्ति है जो ईश्वर की तरफ से जो गाइडेंस आती है, एक्चुअल शब्द मुझे नहीं आ रहा ज़ुबान पे मेरे, इस पर जो गाइडेंस आती है, जिसको रिवील्ड गाइडेंस कहते हैं, इसको ईश्वर वाणी कहते हैं। जो ईश्वर वाणी में विश्वास करता है और उसी का कर्मयोगी और कर्मभोगी होता है, उसको कहते हैं मुस्लिम। यानी अनकंडीशनली अपने आप को टू द विल ऑफ द क्रिएटर सरेंडर कर देना। जो कम्युनिटी क्या है? डिविनिटी, जिसको उर्दू में कहते हैं उलूहियत, और हिंदी में उसको जो है वो दिव्य शक्ति उसको बोला जाता है ना। बहुत चीज़ें, बहुत सी। मैं तो सब ठीक है, हम आज क्योंकि स्कोप उधर ना चले जाइए। हाँ, आपका जो आर्गुमेंट था, मैं समझ पाया उसको मैं दोबारा। आपने कहा कि भाई ये एक फैलेसी है, ये गलत धारणा है कि हिंदू मुसलमान एक कभी नहीं रहे, एक साथ शांति से मोहब्बत से हम तो पहले दिन से एक हैं। आपने उसके लिए कहा कि इस्लाम आया, ट्रेडर्स के जरिए भी आया, तो यहाँ सनातनियों ने, हिंदुओं ने उनके लिए मस्जिदें भी बनाई, मतलब सब प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में पहला गदर हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई हुई, हिंदुओं ने भी बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना, अपना लीडर माना। यहाँ जवाब ये दिया जाता है कि हिंदुओं ने, सनातनियों ने, एज यू सेड, जो आया सबको अपनाया, मस्जिद भी बना दी आपके लिए कि भाई आप मुसलमान हो, आप इतनी दूर से यहाँ आते हो, तो यहाँ आपको इबादत के लिए आइए, हम जगह बना देते हैं, ये लीजिए जगह, यहाँ मस्जिद बनाइए, हमारा आदमी बनाएगा। और मुसलमानों ने 1947 में अपने लिए अलग मुल्क मान लिया। अगर सब कुछ ऐसा ही था गुडी गुडी, तो ये मुस्लिम लीग, जिन्ना, पाकिस्तान, ये कहाँ से आ गया? हम ये चाहते थे कि आप हमसे ये पूछें, आपने हमसे पूछ के बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने 1857 पे बात छोड़ी थी, अब आपने, और इसके बाद में आपका आज एक कोट पढ़ूंगा। 1857 के बाद वीर सावरकर आते हैं हिंदुत्व की थ्योरी लेकर, हिंदू महासभा आती है, इसी के साथ में अभी आरएसएस से पहले खिलाफत मूवमेंट आता है। ये दूरी कहाँ से शुरू हुई? ये जब तक उसको हम वहाँ तक जाएंगे नहीं, हमारी चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान जिसकी ये जन्मभूमि है, जिसकी ये कर्मभूमि है, जो इस मिट्टी का है, जिसको आरएसएस कहती है सबके पुरखे एक हैं, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, पुरखे हमारे मनु और आदम हैं, ठीक है ना। अच्छा, बात तो उधर ही रखते हैं। आप ये देखिए कि इसके बावजूद कि जब मैं इस मिट्टी का हूँ, मेरी जड़ यहाँ की है, मेरी टहनी यहाँ की है, मेरे पत्ते यहाँ के हैं, मेरा फूल यहाँ का है, मैं यहाँ का होते हुए, और जो इस देश का हिंदू समाज है, सनातन समाज है, वो 800 बरस से मुस्लिम शासन में रह रहा है, और उसकी उदारता का ये आलम है कि वो
800 बरस के बाद ये जानते हुए कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अगर ये लड़ाई जीती जाती है तो इस देश में फिर मुगल शासन और या इस देश में फिर मुस्लिम शासन दोबारा से स्थापित हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, वो शासन उसका स्थापित हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा राष्ट्र उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो भाई ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ दोस्त, हुआ क्या? पहली गलती जो हिंदुस्तान के मुसलमान ने की, और मैं ये खुल के कहता हूँ कि उस वक्त का मुसलमान अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से जोड़ता था, तुर्की से। उसको उसके मन में ये पीड़ा थी कि मेरा जो यहाँ शासन था हिंदुस्तान में, जो मैंने हुकूमत, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में मैं ये कहता हूँ कि तुमने इस मुल्क में एक दिन शासन नहीं किया। ये जो तुम आके यूँ कर करके कहते हो ना हमने 800 साल हुकूमत करी, आपने 8 दिन 8 घंटे 8 मिनट भी हुकूमत नहीं करी। इस देश में हुकूमत किसने करी? इस देश में हुकूमत अरबों ने करी, ईरानियों ने करी, अफगानियों ने करी, मंगोलों ने करी, अंग्रेज़ों ने करी, तुर्कों ने करी। आपने कब करी भाई? ये तो मुसलमान ही, वो एक अलग इशू हो जाता है। वो बाहर के आए हुए मुसलमान थे, इसलिए तो हम उनको आक्रांता कहते हैं। लेकिन आपने खुद ही कहा ना, मुसलमान तो कहता है ना कि हमारे पुरखों ने। मैं वही तो कह रहा, मैं वही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मुसलमान यूं करके जब कहता है तो ये मेरी इससे लड़ाई यही है कि आप अपने आप को उनसे आइडेंटिफाई कैसे करते हो? वो तो ईरानी थे ना, अफगानी थे। यहाँ का मुसलमान भी उनका गुलाम ही था। बिल्कुल गुलाम था। यहाँ का मुसलमान बिल्कुल उसी स्थिति में था और उसी स्थिति में है। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि वो, और इसी वजह से ये सारा किस्सा पैदा हुआ कि जब मुसलमान ने खिलाफत मूवमेंट बनाया तो हमारे हिंदू समाज में के एक वर्ग के अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि हम इनके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, हमने इनके लिए मस्जिदें बनाई, हमने इनके का स्वागत किया, हमने आखिर में भी जबकि ये इनके हाथ पैर सब बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे उसके बावजूद भी हमने इनको ही आगे रख के जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो बजाय इसके कि अब जब ऐसी स्थिति, गौर से सुनिएगा जो कहने जा रहा हूँ, अब जब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि एक शिफ्टिंग ऑफ पावर होगी, उस शिफ्टिंग ऑफ पावर के नतीजे में कल अगर शासन मुस्लिम समाज के पास में था और वो भी बाहर के लोगों के साथ में था, अब जो शासन आएगा वो शासन साझा शासन होगा। तो उसमें हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए था? हमें राष्ट्रीय आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए था, या हमें खिलाफत मूवमेंट बना के और हमें ये सोचना चाहिए था कि हमें दुनिया में खिलाफत कायम करनी है? ये पहला ब्लंडर है। और इसी वजह से ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनती है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जो चीज़ पैदा होती है वो ये होती है कि अब वो समय कब आएगा जब हिंदू रिवाइव करेगा, हिंदू की अस्मिता जो है वो कब रिवाइव करेगी। अब आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान जो है बजाय इसके कि वो यहाँ की मिट्टी के साथ खड़ा होता, यहाँ की मिट्टी के साथ न खड़ा होकर वो इस मिट्टी पर ऑटोमन एम्पायर की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना रहा है कि कल को जो है अगर आज मुग़ल चले गए तो कल को यहाँ ऑटोनोमन आ जाएं और फिर दोबारा से यहाँ मुस्लिम शासन जो है वो कायम हो जाए। ये वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये वो सेंस ऑफ फियर और सेंस ऑफ इनहिबिशन है जिसने कि मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा को वो डाइट और वो फीड प्रोवाइड की, जिसके नतीजे में ये हिंदू रिवाइवलिज्म का मूवमेंट शुरू हुआ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मानता हूँ जिसके अंदर एक फियर साइकोसिस है, और वो फियर साइकोसिस ये है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की वजह से आप, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो कल को कोई ऐसी स्थिति दोबारा से न पैदा हो जाए, क्योंकि पार्टीशन हुआ। पार्टीशन किस बुनियाद पे हुआ? पार्टीशन हुआ धर्म के आधार पे पार्टीशन हुआ। अच्छा, अब वो जब धर्म के आधार पे हुआ पार्टीशन, तो पार्टीशन कैसे हुआ कि जो रेजोल्यूशन है वो ये है कि स्टेट्स हैविंग मुस्लिम मेजॉरिटी विल कॉन्स्टिट्यूट पाकिस्तान। एक बात तो ये दिमाग में रखिए। दूसरी बात ये दिमाग में रखिए कि उस समय हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसके अंदर सिर्फ 14% एलीट मुस्लिम के पास में वोटिंग राइट है। 86% आम मुसलमान के पास वोटिंग राइट नहीं है। जिस पाकिस्तान को बना रहे हैं उस पाकिस्तान में 86% मुसलमान को ना वो 3 में है, ना 13 में है, ना उससे पूछा जा रहा है, ना इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। 14% जो एलीट मुसलमान है उसमें से भी 8% लोग वोट दे के ये तय करते हैं पाकिस्तान बनेगा, बना दिया। लेकिन क्योंकि धर्म के नाम पर बना, तो एक जनरल हिंदू साइकी में इस बात का जाना, इस बात का बैठ जाना कि
हिंदू के मुसलमानों ने अपना एक राष्ट्र बना लिया। आज के बच्चे के दिमाग में, अब ये बात मैं किस किस को समझाऊंगा कि उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या थी, उसकी लीगलिटीज़ क्या थी, उसके वो ऐसे क्यों बना और सारे मुसलमान एक तरफ को क्यों नहीं चले गए। हिंदुस्तान का मुसलमान धर्म के नाम पर हुए बंटवारे का वो भोगी है कि जिसकी सज़ा वो 47 से भुगतता चला रहा है, और कब तक उसको सफाइयाँ देनी पड़ेंगी और कब तक वो सफाई दे पाएगा। अगर वो सफाई दे पाता और ये चीज़ गुत्थी सुलझ पाती तो आज जो ये घृणा का माहौल पैदा हो रहा है, आज जो ये हिंदू इनसिक्योरिटी की बात पैदा हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक शायद नहीं। आपने कहा कि कार्यक्रम में आपने कहा कि हिंदू बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ गई है, बैठ रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने धर्म के नाम पर अपने लिए एक अलग देश बना लिया, तो अब किस बात का अधिकार मचा रहा है, क्यों हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल कही है बात। आज हिंदू बच्चों की साइकी में आ रहा है, हिंदू के मन में ये बात आ रही है, आप इस बात को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अब वहां से इसका जिम्मेदार कौन है सर। आपने मुझे इतना पुराना इतिहास अभी जो है वो बताया, दर्शकों को आपने बताया, लेकिन आपने फिर ये माना ना कि जो खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे वो ये उनके मन में ये था कि एक बार फिर इस्लामी हुकूमत कायम हो, दुनिया में कायम हो, हिंदुस्तान में भी कायम हो। तो हमने राज किया, हम शासक वर्ग हैं, ये आज़ादी से पहले भी मुसलमान सोच रहा था। और जब उसको लगा कि अब मैं हिंदुस्तान पे शासन तो नहीं कर पाऊंगा तो मैंने पाकिस्तान मांगा। आगे चलते हैं मांगा ना, लेकिन ये हम एडमिट करें ना, बिल्कुल। तो आज अगर कोई ये कह रहा है कि भाई तुमने धर्म के नाम पर देश बांट दिया, पाकिस्तान बना लिया, अब यहाँ पर जो है हिंदू न्यूमेरिकली है, ज्यादा है, अब यहाँ पर हिंदू विचारधारा वाली व्यक्ति सत्ता पे होना चाहिए, क्या ये गैर वाजिब बात है? नहीं, ये इसमें तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। बात ये है कि ये जो आपने पार्टीशन की बात करी और ये जो बच्चे वाली बात जो मैंने खुद कही है, ये एक परसेप्शन है, ये फैक्ट नहीं है। क्यों नहीं फैक्ट? मैं बताता हूँ आपको परसेप्शन क्यों है। ये एक फैक्ट है कि पार्टीशन हुआ, ये एक फैक्ट है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स की बुनियाद पर जो है पार्टीशन हुआ, ये एक फैक्ट है। ये भी एक फैक्ट है कि जिस समय खिलाफत मूवमेंट बना और तो उस समय एक धारा थी कि भाई मुसलमानों को पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए, और वो राज जो है वो अब क्योंकि हाथ से निकल रहा है तो भारत पे भी हमें, ये एक साइकी थी मुसलमान की, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो चली नहीं, विद इन फ्यू ईयर्स उसमें गांधी जी आते हैं और वो जो खिलाफत मूवमेंट के सारे दिग्गज हैं वो सारे खिलाफत मूवमेंट को डिसॉल्व करते हैं। वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी के साथ में कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो कल के राष्ट्रवादी पूरी बात सुन लीजिए, कल के राष्ट्रवादी मुसलमान बन जाते हैं। और राष्ट्रवादी मुसलमान जो है वो ये कहता है और आखिर वक्त तक वो ये कहता रहा कि कम वोट में पार्टीशन हम नहीं होने देंगे और हम पार्टीशन नहीं चाहते हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान से ज्यादा ताकतवर और न्यूमेरिकली बड़ा हिस्सा उनका था ना जो पाकिस्तान चाहते थे। नहीं देखिए, तो नहीं, हम अभी आपने आपको एक बात बताई, ये भी परसेप्शन है कि हिस्सा उनका था। ये हिस्सा उनका इसलिए नहीं था कि जब 86% मुसलमान को से आप पूछ ही नहीं रहे हैं, उसके पास ये अधिकारी आप नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम पाकिस्तान के हक़ में हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, तो हम इस बात को कैसे मान लें कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो, और अगर ये बात सही होती कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, यानी जो आज माइनॉरिटी मुस्लिम जिसको कहा जाता है, अगर वो पाकिस्तान के फेवर में होता, ठीक है ना, तो फिर तो बात ऐसी होनी चाहिए थी ना जो सरदार पटेल ने कभी कहा था, कभी अगर पार्टीशन, पहली बात तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर पार्टीशन होना था तो फिर पार्टीशन पूरा होना चाहिए था। रामलाल का नाम का आदमी उधर नहीं होना चाहिए था और अहमद अली नाम का आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए था। देखिए, पार्टीशन में दो चीज़ें रही, मुसलमान दो तरह के रहे। एक मुसलमान वो रहा जो राष्ट्रवादी मुसलमान था, जो जिसमें आप हकीम अजमल खां का नाम लेंगे, मौलाना आज़ाद का नाम लेंगे, पूरे देवबंद के उलमा को आप शामिल करेंगे, लंबी लिस्ट पे मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन एक पावर, एक जिन्ना भी है, एक तरफ लियाकत खां भी हैं, एक तरफ देवबंद के मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी भी हैं, ये लोग भी हैं। तो मुसलमानों में दो हिस्से चले। आप मुझे ये एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जिन्ना के पीछे मुसलमान खड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जिन्ना को एक देश दे दिया उस वक्त। देखिए, जिन्ना के साथ मुसलमान था, ये अगर मैं कहूँगा तो झूठ कहूँगा। जिन्ना के साथ मुसलमान था, ये सच्चाई है, लेकिन सिर्फ जिन्ना के साथ मुसलमान था, ये गलत। आपने जरा आज पे व्हाटएवर, लेकिन आज जो आपने माहौल बताया कि है, उसकी कहीं जेनेसिस में, जड़ में पार्टीशन है, ये बात ठीक है। और मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा और बन गया, वो बात है। मुसलमानों के बिहाफ पे पाकिस्तान मांगा, मैं सो कहूँगा
आम आदमी मानता है कि उस वक्त के मुसलमान ने पाकिस्तान मांगा और दे दिया गया, ठीक है। आज वो कसक है उसको, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं यहां से बिल्ड कर रहा हूं। अब आपने कहा जिसको आप उस वक्त जो हिंदू रिवाइवलिज्म के लिए लोग खड़े हुए, जो आरएसएस था, वो आज सत्ता में है और 10 साल से है। मुसलमान उससे दूर रहा और मुसलमान के मन में उसके लिए घृणा है, ये आपने बोला है, ठीक है, ठीक है। मुसलमान के मन में उसके लिए घृणा है, आप उसको कम करना चाहते हैं। तो आप कहीं आप ये मान रहे हैं कि अब ये मुख्य धारा में आए हैं और ये अभी कुछ वक्त मुख्य धारा में रहेंगे, तो इसीलिए मुसलमान जो है इनसे एलियनेट होकर या हमेशा दूर होकर या घृणा करके ना चले। तीनों बातें आपकी ठीक हैं, मगर मैं फिर भी अपनी बात रखना चाहूँगा। मैंने पीछे आपसे कहा कि कल एक मुख्य धारा थी, आज 2 मुख्य धाराएं हैं, और जो कल मुख्य धारा थी ही नहीं, वो आज इतनी बड़ी मुख्य धारा है कि आज ये 3rd कंसेक्यूटिव डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि बुनियादी तौर से उस थ्योरी में बिलीव करती है जिसको थ्योरी ऑफ हिंदुत्व भी आप कहते हैं, जिसमें आज राष्ट्रवाद की एक अलग कल्पना है, जिसके अंदर आज हिंदू राष्ट्र भारत को माना जाता है। और कई लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानती है कि बनाना नहीं है, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसलिए बनाने का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसकी जो आत्मा कहीं खो गई है, हमने उसको रिवाइव करना है। और तो वो एक अलग बहस पे हम जाना नहीं चाहते, ये बात ठीक है अपनी जगह। लेकिन ये जो चीज़ है कि आई एम सॉरी, मैं मिस कर गया आपका जो सवाल है। मैंने कहा कि मतलब कि आप मान रहे हैं कि अभी ये लोग यहाँ भी रहने वाले हैं। हाँ, वे करेक्ट। तो जो अब क्योंकि मुख्य धारा बदली है और हिंदुस्तान के मुसलमान ने, मैंने कल ये भी कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान ने आखिरी कोशिश करके देख ली कि कम वोट में भाजपा पावर में नहीं आनी चाहिए, संघ मजबूत नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 दफ़ा की कोशिशों के बावजूद जो है वो ऐसा वो कर नहीं पा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, या आपने ये भी कहा है कि मुसलमान पहले ये गले से उतारे कि मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अब जब मुख्य धारा देश के अंदर एक दूसरी परबल बन चुकी और वो राष्ट्रीय धारा बन के सामने हमारे आ चुकी, और हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें सरकार के साथ भी चलना है, राष्ट्र के साथ भी चलना है। राष्ट्र के अंदर जो तब्दीलियां पैदा हो रही हैं हर क्षेत्र में, उसका भी कहीं ना कहीं उसमें हमें योगदान भी देना है, उसका हमने हिस्सा भी बन रहा है। कोई चीज़ करेक्ट होनी है तो उसको करेक्ट करने में अपना योगदान देना है, कहीं कोई गलतफहमी पैदा हो गई उसको दूर करने की भी हमने कोशिश करनी, ये सारे काम हमें करने हैं। तो ये एक क्वेश्चन है कि एक रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के एक सेक्शन में, एक सेगमेंट के अंदर ये चीज़ पैदा करने में हम जैसे लोग जो बरसों से ये काम कर रहे हैं इस हद तक कामयाब हैं कि ये थॉट प्रोसेस आज ये बन चुका है। और जिसके कारण जो मैंने कल आपसे कहा, कारण आज 10.5% 2024 के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कंटेस्टेबल कर सकते हैं, तो अगर वो इधर से कंटेस्टेबल है तो उधर से भी है, या उधर से है तो इधर से भी है, वो एक अलग इशू हो जाती है बात जो है। लेकिन एक आप कह रहे हैं कि ये तुमने दुश्मनी करके देख ली इनसे, मुसलमानों ने, संघ वालों से, तुम ये इनको रोक नहीं पाए सत्ता में आने से। अब ये आ गए हैं, ये ताकतवर भी हैं, अब तुम अपना नजरिया बदलो, ये बैर का नजरिया बदलो इनके साथ, और इनके साथ तालमेल बढ़ाओ, मुलाकातें, बातचीत बढ़ाओ। मैं ये कहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप के कारण बहुत सारी बातें यहाँ कही जा रही हैं, बहुत सारी बातें यहाँ समझी जा रही हैं। जो इधर कही जा रही हैं सारी बातें वो सही हैं, ये बात ठीक नहीं है। जो सारी बातें यहाँ समझी जा रही हैं वो बातें भी ठीक नहीं है। बात कहीं बीच में है, और वो बीच की बात कोई कर नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अब मैं संघ की बात करूंगा सर, और मैं जो कोट करूंगा वो कुछ बातें संघ के लोगों ने और कुछ बातें मोहन भागवत साहब ने भी कही है। आपने जो मुझे बताया कि ये देश का बंटवारा, व्हाटएवर, हम सब उसकी सारी हिस्ट्री में गए, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। आपने कहा वो एक साइकी थी मुसलमानों की कि हम सत्ता में थे, हम शासक वर्ग हैं। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है कि ये भूलना पड़ेगा कि हमने 800 साल राज किया, ये देश के मुसलमान को भूलना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेसी है, और न्यूमेरिकली यहाँ हिंदू आपसे ज्यादा हैं, आप वो 80% है, आप 20% हो, लेकिन सब बराबर हैं। जवाब लेते चलिए, सब बराबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक। पहले इस बात को भूलिए कि मैंने राज किया है तुम पे, ये मन से ये बात खत्म होनी चाहिए। क्या ये बात अभी है? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ और बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। पुस्तक में मैंने ये विषय उठाया, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जब तक आपने ये प्रश्न भी नहीं किया था, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस धरती का है,
इस मट्टी का है, और इस मुसलमान ने इस देश पर 1 घंटे भी राज नहीं किया, लेकिन उसकी मानसिकता में ये बात बैठी हुई है कि मैंने राज किया। मैंने गर्दन टेढ़ी करके कहा कि जो है कि हमने 800 साल हुकूमत, फिर गर्दन टेढ़ी करके कह रहा हूँ हमने 800 साल हुकूमत की। ये जो दिमाग में फतूर बैठा हुआ है कि 800 साल हमने हुकूमत करी, इस फतूर को हिंदुस्तान के मुसलमान को निकालना पड़ेगा। और मैं इसमें अपने मुस्लिम भाइयों से ये कहता हूँ कि जब आप उस 800 साल का अपने आप, उस इतिहास का अपने आप को आप उसका हिस्सा बनाते हो, तो मुझे ये बताओ कि आप उस इतिहास में एक तरफ तो आप ये कहोगे और सही कहोगे कि भाई उस ज़माने में देश सोने की चिड़िया था, 25% हमारी जीडीपी थी, ये सच्चाई है। लेकिन उस ज़माने में जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उस ज़माने के अंदर जो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं ने इस देश के सनातन समाज को आहत किया है, तो उसकी सफाई कौन देगा? जो जिस चीज़ से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, जबकि उससे आपका कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को वो इतिहास जो 1857 तक चला, मोहम्मद बिन कासिम से लेके, वो इतिहास सरहद पार चला गया। हिंदुस्तान के मुसलमान को जो बुनियादी तब्दीली अपने अंदर पैदा करनी चाहिए थी और उसको करनी पड़ेगी, आज करे या वो कल करे। हो सकता है मेरी बात बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं इस पर पूरी मजबूती से कायम हूँ। मैंने किताब में भी लिखा, मैं पब्लिकली भी इस बात को कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान का उस इतिहास से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा इतिहास वो है जो हमारा साझा इतिहास है, और हमारा साझा इतिहास ये है, हम अकबर के साथ खड़े नहीं हो सकते, हमें शिवाजी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी, और ये तब्दीली अगर हिंदुस्तान का मुसलमान, अब ये कैसे हो, ये जैसे ये ऐसे ही होगा। यही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि आपका आइकॉन शिवाजी होगा, औरंगजेब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। मुसलमान था तो मेरा आइकॉन है। हाँ, लेकिन अब देखिए आपकी है, अब ये चुनौती है मुस्लिम समाज की और मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों की, और जो लोग पब्लिक लाइफ में काम करते हैं। देखिए क्या है, आम मुसलमान के आम जो व्यक्ति होता है ना, उसकी मानसिकता कौन बनाता है? उसकी मानसिकता कुछ बड़े, कुछ समाज के कुछ 10, 20, 25, 50 लोग होते हैं जो उसकी मानसिकता बनाते हैं। जब तक वो 100-50 लोग इस बात को अपने अंदर नहीं लेंगे कि ये जो चीज़ है ये चीज़ गलत है, हम अपने आप को औरंगज़ेब के साथ आइडेंटिफाई करके हम किसको क्या बताना चाहते हैं? जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से औरंगज़ेब रेडियो को बदला जा रहा था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान घरों से बाहर निकल के कहता कि कल क्यों नहीं बनाया, इतनी देर को लगा दी, जल्द बनाओ उस काम को। हिंदुस्तान के मुसलमान का मॉडल औरंगज़ेब नहीं हो सकता, और ये मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कन्विक्शन है, ऑन रिकॉर्ड ही कन्विक्शन है कि ये वो तब्दीलियाँ हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमान को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ बातें आपको वो भी बताऊंगा जो हमारे सनातन समाज को, और सनातन समाज में ख़ास तौर से हमारा जो संघ समाज है, उसको भी कुछ चीज़ों के बारे में आप रिवीजन पे जाना पड़ेगा, रीथिंकिंग पे जाना पड़ेगा, रीजनिंग पे जाना पड़ेगा। इस तरीके से, इस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमान को जाना पड़ेगा। और अभी हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो हमको उस इतिहास से अपने आप को डी लिंक करना पड़ेगा और पब्लिकली करना पड़ेगा। और जब तक हम वो नहीं, और इतना बहुत सारा इतिहास है। आज आप देखिए, उसी मुग़ल पीरियड में से आज दारा शिकोह इज़ द डार्लिंग ऑफ एवरीबॉडी। क्यों? इसलिए कि दारा शिकोह की जो धारा है वो इस मट्टी से जुड़ी हुई धारा है, कौन याद लेकिन उसको कोई याद नहीं कर रहा। मजार तो आपने औरंगाबाद आप देख लीजिए, है ना, औरंगजेब की मजार बना दी है, और हमारे नेता वहाँ फूल चढ़ाने जाते हैं। अच्छा, अब तो ये एक बुनियादी तब्दीली है जो करनी पड़ेगी हिंदुस्तान के मुसलमानों को। और मैं एक बात और भी कहता हूँ सौरभ जी, जब देश आज़ाद हो गया और पार्टीशन के बाद हुआ, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मेरे सीने को चीर के, है ना, आपने आज़ादी हासिल करी, उन्होंने आज़ादी हासिल और हमें आज़ादी मिली। तो वो जो खून की बूंदें हैं ना, वो कहीं ना कहीं आज भी किसी न किसी रंग में टपकती रहती हैं। उसको भरने का काम कैसे होना चाहिए था? जब वो राष्ट्रवादी मुसलमान, ये शिकायत मेरे अपने समाज से है, वो राष्ट्रवादी मुसलमान जिसने के आखिर वक्त तक पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, न सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसका पूरा विरोध किया उसका जो है, और जब उसके बावजूद पार्टीशन हो गया और हिंदुस्तान में तकरीबन आधी मुस्लिम आबादी जो माइनॉरिटी स्टेट्स में रहती थी वो इस देश के अंदर
रही और रहनी थी और आज रह रही है। क्या उस समय के जो एल्डर्स थे कम्युनिटी के, उनको सर जोड़ के नहीं बैठना चाहिए था और ये बात नहीं समझनी चाहिए थी कि भाई पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन एक बहुत बड़ा घाव है जो हिंदू समाज को लगा है, हिंदुस्तान को लगा है। इस घाव से कल को हमारे और हिंदू समाज के जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं ये घाव उसके बीच में आएगा और अगर ये घाव इसको भरा नहीं गया और इसमें कोई बीच का रास्ता इस समय नहीं निकाला गया तो आने वाली जो जनरेशन है उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाएंगी, प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाएंगी जो आज मुझे देखने को मिल रही हैं। ये उस समय की कमी है और आज भी मैं ये कहता हूँ, आपके चैनल से कह रहा हूँ कि आज भी, आगे चल के हम ये बात करेंगे कि हिंदू समाज को क्या करना चाहिए, आज भी मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो हमारा मुस्लिम बुद्धि वर्ग है, जो हमारे मुस्लिम बड़े जो धार्मिक लोग हैं या संगठन हैं या जो भी हैं, तो जो 150 लोग हैं उनको मिल के बैठना चाहिए और उनको बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये तो इशू बहुत बात के हैं कि काशी का क्या होगा, तो मथुरा का क्या होगा, तो अयोध्या का क्या होगा। आप करिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बातें तो बात की हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि जब ये राष्ट्र एक है, मुझे यहाँ रहना है, न मैं यहाँ से कहीं से जा रहा हूँ, न मेरे सामने जाने का प्रश्न है, न मुझे यहाँ से कोई भेज रहा है, तो एक क्या सामंजस्य चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर सामंजस्य चाहिए तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता सीधा है। उसका रास्ता ये है कि आपको मुझसे कुछ शिकायतें हैं, मुझे आपसे कुछ शिकायतें हैं। एक बार खुल के आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये मुझे आपसे, यानी एक सब शिकायतें आपसे, आप इधर से ये हमें आपसे शिकायतें हैं और इन दोनों से, और फिर पहले ख़त्म कर दें। पहले तो ये, पहले मुस्लिम समाज अपने आप में बैठ जाए और तय करे, हिंदू समाज अपने आप में बैठ जाए और तय करे, उसके बाद में फिर आपस में मिलके बैठे और एक मिडिल ग्राउंड निकालने की कोशिश करें। अब बहुत अच्छा हो गया सर। मैं आपको बताता हूँ हिंदू समाज की शिकायतें क्या हैं। ये मैं हिंदू होने के नाते नहीं, जर्नलिस्ट और एक ऑब्जर्वर होने के नाते जो आज कुछ चल रहा है सब कुछ समाज में, उसके चश्मे से कहूंगा। आप मुझे बताइए कि मुसलमान समाज की क्या शिकायतें हैं, ठीक है? क्योंकि आप आ रहे हैं, आप वहां अंदर से आप आ रहे हैं, ठीक है? मैं आपको यहाँ से शिकायत, अभी ये बात होनी चाहिए मंदिरों वाली, क्योंकि आज एक बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर बना, अभी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है कि हमें राजनीतिक आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन असल मायनों में हमें जो आज़ादी मिली है वो हमें उस दिन मिली जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हुई। 500 साल आपने उसके लिए लड़ाई लड़ी। राम मंदिर बनना, काशी विश्वनाथ से चिपकी हुई ज्ञानवापी मस्जिद देखिए भी है मेरी, और उस मस्जिद की पीछे दीवार पर आज भी टूटे हुए मंदिर के अवशेष हैं जो औरंगजेब ने तोड़वाया था। काशी में भगवान कृष्ण का मंदिर जहां था वहां आज जामा मस्जिद खड़ी है। ये हिंदू समाज को देखते ही आघात लगता है और इनसे बड़ा तो हमारा आराध्य कोई नहीं, हिंदू का आराध्य कोई नहीं ना। राम शिव कृष्ण से बड़ा आराध्य कौन है? ये पिलर्स हैं सनातन के, और उनके सबसे पवित्र स्थानों पर वो देखता है कि मेरा मंदिर टूटा, वहां मस्जिद खड़ी है। अगर वो ये चाहता है कि यहां पर मेरा मंदिर बने, क्या मुस्लिम समाज को खुद पहल करके नहीं कहना चाहिए हाँ यहां आपका राइट है, आपका मंदिर बने, हम साथ हैं? या वही वो जो हो रहा है अदालतें तय करें? मैंने आपसे कहा कि शिकायतों की एक लिस्ट बने, आप उसको ले गए सीधे अयोध्या, काशी और मन्ना। शिकायतों में से एक है। हाँ, मगर मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। समाधान किसी भी विषय का हो, उसे एक माहौल चाहिए होता है। 1986 से राम, भगवान राम है, आज के तो है नहीं, 1986 में तो प्रकट नहीं हुआ। काशी का मुद्दा कब शुरू हुआ? मथुरा का मुद्दा कब शुरू हुआ? मथुरा का तो आपको पता होगा, शाही ईदगाह को लेकर एक समझौता भी हुआ था वहाँ के, आप भी वो चीज़ जानते हैं। पिछले 86 से जोड़िए तो पिछले 30-40 सालों में ये विषय बुनियादी तौर पर उठे और उठाए गए हैं, जबकि भगवान कृष्ण आज के नहीं हैं, हमेशा के हैं, ठीक है? और इसी तरह से जो दूसरी जगह है, भगवान राम की भी यही सिचुएशन है, भगवान शिव की भी यही पोजीशन है। जिस तरह से ये विषय उठे, अगर ये विषय धार्मिक विषय के रूप में उठते हैं और उसको उसी माहौल, उसी तरह से लिया जाता और अच्छे माहौल में समाज, दोनों समाज एक दूसरे के साथ में बैठकर इन चीज़ों को लेकर शुरू से चले होते, मगर इसमें हुआ क्या? इसमें राजनीति आ गई। राजनीति से के साथ साथ इसमें घृणा आ गई, इसके अंदर झगड़े आ गए, इसमें गोलियां चल गईं, इसमें दंगे हो गए, इसमें नफरतें बढ़ गईं, इतनी ज़्यादा खिंचाव पैदा हो गया कि और बर्दाश्त
आपकी इतनी कमी हो गई कि ना मैं आपको सुनने को तैयार, ना आप मुझे सुनने को तैयार हैं। मंदिर का विषय है, मंदिर का मतलब ये है कि मंदिर बिल्कुल ऐसे ही पवित्र है आपकी आस्था में जैसे कि मेरी आस्था में मस्जिद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वही सम्मान जो एक धर्म स्थल को, किसी के भी धर्म स्थल को होना चाहिए, मेरे मन में मंदिर के लिए और आपके मन में मस्जिद के लिए भाव का जहाँ तक ताल्लुक़ है, भाव सेम होना चाहिए। और उसी भाव के साथ में अगर मैं और आप मिलकर बैठते या बैठे, आज भी अगर मिलकर उस भाव के साथ में बैठें, तो ऐसा नहीं है सौरभ जी कि जो समाधान निकले नहीं। लेकिन है क्या, आज जो भाषा बोली जा रही है, जिस तरह की चुनौतियाँ दी जा रही हैं, ये तीसरी क्लास के बच्चों तक जो चीज़ें नफरतें पहुंच गई हैं, माहौल को इतना ख़राब कर लिया गया है, उसके लिए चाहे कोई 10% जिम्मेदार है, चाहे 90% जिम्मेदार है, चाहे आधे आधे जिम्मेदार है, मेरा ये विषय नहीं है। माहौल, मेरा विषय माहौल है। इस माहौल में सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये कि मैं और आप कम से कम दिल में इतनी गुंजाइश तो पैदा करें कि ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से, अच्छे माहौल में भाइयों की तरह एक राष्ट्र के ही राष्ट्रवादी होते हुए, इसी देश के वासी होते हुए मिलकर एक दूसरे के साथ बैठें। धमकियां देंगे आप? मेरे रसूल को सुबह से शाम तक, शाम 5 बजे से शुरू हो जाता है ये काम, ना मेरे रसूल को छोड़ रहे हैं आप, ना कुरान को छोड़ रहे हैं आप, ना मेरे कुरान की आयतों को छोड़ रहे हैं, ना मेरे पहनावे को छोड़ रहे हैं, ना मेरे खाने पीने को छोड़ रहे हैं। मतलब मेरे अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मेरे अंदर नहीं पाई जा रही। मतलब मैं बुराई का मुजस्समा बन गया, जबकि मैं कल तक तो ऐसा नहीं था। 1986 से पहले तो ये माहौल नहीं था। 86 से 40 सालों में सब कुछ उलट पुलट हो गया। लेकिन जस्टिफाई ना करते हुए मैं क्यों किस काम में लगा, या मेरे जैसे और सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, कोई खामोशी से कर रहा है, कोई वो कलो के कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कि हम ये समझते हैं कि 1986 से पहले का जो राष्ट्र है, जिसके अंदर सामंजस्य है, समरसता है, सहजता है, एक दूसरे के लिए भाईचारा है, एक दूसरे के लिए गुंजाइश है, आज ऐसा क्यों हो रहा है साहब कि आज मस्जिद के सामने से जो है वो कोई हिंदू जुलूस नहीं निकल सकता, आज मंदिर के सामने से कोई मुसलमान जुलूस नहीं निकल सकता। मतलब हम कह रहे हैं मंदिरों के सामने से तो खूब निकलते हैं, मस्जिदों के सामने से निकलते हैं तो गोली चल जाती है। दोनों जगहों की चीज़ें हो रही हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये स्थिति क्यों आई है? तो इसी स्थिति में हम यही कह रहे हैं कि ये स्थिति जब यहाँ तक आई है तो पहले क्या होना चाहिए सौरभ जी? पहले ये होना चाहिए, भाषा ठीक करिए। मैंने सरसंघचालक जी से भी कहा था और सरसंघचालक जी से निवेदन किया था, और पिछले साल विजयदशमी के संबोधन में सरसंघचालक जी 7 मिनट इस विषय पर बोले थे कि हमें अपनी भाषा, और ये हिंदुओं को संबोधन नहीं किया जा रहा है, हिंदुस्तानी को किया जाता है, भारतीय को किया जा रहा है कि हर शख्स को, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सनातनी है, चाहे वो संघी है, चाहे कांग्रेसी है, हमें जो हमारी भाषा रही है, जिस तरह से हम बात, वो भाषा हमारी होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं। तो वो माहौल तो बनाइए, मुस्कुरा के प्यार से, और माहौल तो बनाइए। मुस्कुरा के प्यार से और आदर से कुछ मांग लिया जाता है तो आदमी की जेब में ना हो तो किसी और से लेके भी। हाँ बिल्कुल। हाँ, कहने का लहजा बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत का लहजा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मानता हूँ मैं, या तो आए, आपकी बात मान भी रहा हूँ, सहमत जी। लेकिन हम आज उसूल की बात कर रहे हैं ना, हम इन प्रिंसिपल बात, ठीक है, ये माहौल की बात है, मैं आपसे प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर हिंदू समाज, और मैंने शब्द इस्तेमाल किया, दीज आर फेस्टरिंग वुंड्स, ठीक है, जब वो काशी में जाता है, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, आई टेक योर पॉइंट। सो इन प्रिंसिपल, और आपने ये कहा कि औरंगजेब हिंदुस्तान के मुसलमान का आइकॉन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। उस औरंगजेब ने अगर कोई मस्जिद तोड़ी है, मंदिर तोड़ा है और वहां मस्जिद बनाई है, क्या मुसलमान को खुद ऑफर नहीं करना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं इन प्रिंसिपल, yes, rightfully this place belongs to Hindus. अगर माहौल भाईचारे वाला रहता और ये गंद नहीं होता, और मैं आपसे आज भी कहता हूँ, माहौल ठीक करिए, जुबान पे लगाम लगाइए, फिर क्या होता? और जब आप अच्छे माहौल में बैठेंगे ना, तो वो मुसलमान जो इस देश पे जान देता है, सरहद पे खड़े होके, वो ब्रिगेडियर उस्मान और हकीम और अब्दुल हमीद बनता है, वो है ना, 5-5, 6-6 लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं मेरी आर्मी के अंदर, एयरफोर्स का चीफ बनता है आर्मी के अंदर, तो क्या वो आपके साथ ये मामला नहीं कर सकता? सब कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, सब कुछ हो सकता है। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर चीज़ संभव है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनकी आप मुझसे बात कर रहे हैं,
इससे भी आगे बढ़कर चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब भरोसा टूट जाता है, भाईचारा टूट जाता है और शक उसकी जगह ले लेता है और चुनौतियाँ दी जाने लगती हैं और मेरे पूरे वजूद को चुनौती दी जाने लगती है ना। और मुझे मेरे अंदर एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा कर दी जाती है कि मैं जिसके साथ में खड़ा हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो दिखाई नहीं देता। जिससे मेरी लड़ाई होती है वो मुझसे लड़ने को तैयार है, मुझे बचाने को भी तैयार कोई नहीं, ना इधर को तैयार है ना उधर को तैयार है। तो मैं अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पा रहा हूँ कि भाई मैं किससे मैं बात करूँ और किससे बात करूँ। अब हम समाज में बात करते हैं, आपने ये कहा कि तुमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मुसलमान ने मोदी को हराने के लिए। मोदी, जब मैं मोदी कह रहा हूं तो वो सिंबॉलिक है इन सारी उसी धारा के जिसकी हमने खूब बात की, ठीक है। तो आपको क्या रिएक्शन मिलता है कि भाई, और आप वो जो आदमी घृणा करता हो किसी विचारधारा से, आप उससे कह रहे हो कि भाई तुम उसके दुश्मन मत बनो, आप इसको अपना मकसद मत बना लो कि मुझे इसे हराना ही है, कुछ भी हो जाए, ये मेरा पहला काम है। तो आपको क्या जवाब मिलता है? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी वो लोग जो मैटर करते हैं पब्लिक लाइफ में, मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, प्राइवेटली इस थ्योरी से मेजॉरिटी आज एग्री करती है, नंबर 1। लेकिन अभी उसके अंदर वो हिम्मत जुटाने की कमी है, क्योंकि वो डरता है कि अगर ऐसी मैंने बात करी तो मुसलमान मेरा क्या हासिल करेगा। एक बात तो अपने लोगों से डर, अपने लोगों से डरता है वो, क्योंकि मानसिकता उसी की तैयार की हुई है ना। तो जो मानसिकता आप तैयार करते हैं, जैसे कि सरसंघचालक जी ने कहा कि वो मानसिकता जो 70-75 सालों से चली आ रही है, उसको अगर उसके अंदर नरमी पैदा करने या उसके अंदर बदलाव पैदा करने के लिए या उसके अंदर गुंजाइश पैदा करने के लिए ओवरनाइट एक्सपेक्ट मत करिए। लंबा काम है, इसको मिलके करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ भी जो सिचुएशन है कि जो मानसिकता आपने चलाई है, उस मानसिकता को पहले तो मानसिकता को टैकल करेंगे आप। मानसिकता को टैकल कौन करता है? मैं जब लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं हम सब कम्युनिटी के लीडर हैं, तो मैं एक डेफिनेशन देता हूं उनको। लीडर वो नहीं होता कि मासेस क्या चाहते हैं वो बोले, लीडर वो होता है जो धारे को मोड़ता है। अगर आज की स्थिति ये है, जब मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये एक्सेप्ट करे कि आज फोर्सेस ऑफ हिंदुत्व पावर में हैं, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पावर में है, आज भारतीय जनता पार्टी पावर में है, आज वो लोग पावर में है जिसकी जड़ों को तुम काटने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाते हो। ये सच्चाई है कि नहीं? पहले तो इसको अंदर लो। जब तुम इसको अंदर लोगे और अंदर लेने के बाद तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा होगा कि भाई रहना तो इन्हीं के साथ है। ये नेचुरल प्रोसेस है सोच का जो है। जब रहना इनके साथ है तो अब मिल के बात होनी चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए। अच्छा, अब क्या है, ये वन साइडेड चीज़ नहीं है, ये खाली मुसलमान चाहे तो तब नहीं होगा, ये खाली हिंदू चाहे तो तब नहीं होगा। तो इसमें हम जैसे लोग या जो लोग ये ज़रूरत समझते हैं राष्ट्र की कि नहीं भाई दोनों को, तो हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि हम दोनों को कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह कम से कम उठना बैठना शुरू हो। अब टाइम लगेगा थोड़ा। पहले मुसलमान ये एक्सेप्ट करे कि हाँ दे आर, अब ये फोर्सेस ऑफ हिंदुत्व आर इन पावर। They are not only in power, they are a national sustainable Indian reality, and we have to cope with them, we have to work with them, we have to find a way out to coexist with them. ये 3-4 चीज़ें हैं, जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक बात नहीं चलेगी। अब समझ में कैसे आएगी? अब मोदी जी के 10 सालों का उदाहरण ले लें तो जो काम हुए, जैसे CANRC को मुसलमान ने अपने खिलाफ मान लिया, सड़क पर उतर गया। अब UCC की बात, उसकी वक्फ की बात हो रही है, तो ये समझाया जा रहा है मुसलमानों को कि तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी। आपको मैं बताऊं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। UCC आएगा, इस जितनी बातें मुसलमान अपने पे ले रहा है उसको, और दुश्मन मोदी कर रहा है। देखिए, अभी जैसे वक्फ की बात आपने कर दी, देखिए क्या होता है, किसी भी थोड़ा सा जो कड़ा काम होता है ना, या सेंसिटिव काम होता है, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस में ले लें, चाहे छोटे वर्ग को लें, आप सारी कम्युनिटी को ना लें, उसको लेके और फिर उस काम को आप करते हैं ना, तो उसकी एक भूमिका बन जाती है। जब आप कोई चीज़ अचानक से ले आते हैं और फिर अचानक से लाने के बाद में ऐसी वार्निंग टाइप आती हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो थ्रेटन करते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो हम कर ही देंगे, ये तो हम करने ही वाले हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो, हाँ देखिए, हम सब एक समाज है, हिंदुस्तान एक सिविल सोसाइटी के तौर पे माना जाता है। सभ्य तरीके से
कॉन्फिडेंस में लेकर आपस में बात सरकार का क्या तरीका ये है तरीका आपके है हिसाब से? कि नहीं, मेरी मैं कहता हूँ मेरी मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, मैं तो पुल का काम कर रहा हूँ। मेरी एक शिकायत है, और शिकायत जो है ना प्रधानमंत्री बाप की तरह होता है राष्ट्र के, ठीक है ना। मैं शिकायत किससे करूँ? मैं जैसे अपने पिता के साथ बैठ के बहुत सी बातें उनसे शिकायत के तौर पे कह सकता हूँ कि पिताजी देखिए ये बात ठीक नहीं हुई है। मैं इस लहजे में कहना चाहता हूँ, वक्फ में बेईमानी है, ख्वाजा साहब मानते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के अंदर बड़ी हेरा फेरी हुई है, बिल्डिंग माफिया इसके अंदर जुड़े रहे, इसके अंदर फाइलें बेची गई, इसके अंदर सारे काम हुए। मैं स्वीकार करता हूँ एक मुसलमान की हैसियत से, करप्शन बेइंतहा हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ। इंटेंशन क्या है? अब इंटेंशन ये है जिसको मैं मानता हूँ कि यही इंटेंशन होगी कि हमें इस सिस्टम को ठीक करना है, ठीक है। इस सिस्टम में से हमने करप्शन निकालना है, इस सिस्टम में से हमने मेल प्रैक्टिसेस को निकालना है। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे पिता समान हैं, मैं आपकी संतान हूँ, आप औलाद की तरह बिहेव करिए। आप थोड़ा सा मुझसे बात कर लेते, मेरे 10 लोगों को बिठा लेते, बात करके मुझसे नहीं, अब हमें नहीं पता किससे पूछा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं है। अगर बात हुई थी तो नहीं, ये तो बात की, देखिए जेपीसी तो उसके बाद बैठी है ना, तो ये प्रोसेस अभी मैं उसको वेलकम करता हूँ, मैं उसको वेलकम करता हूँ, जेपीसी को मैं वेलकम करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी कड़ा स्टेप, अगर उस स्टेप में थोड़ा सा एक पब्लिक डिबेट में चीज़ आ जाए, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए, कुछ व्यूज़ ले लिए जाए, और उस तरह से अपनेपन से कोई काम आप करें तो हर चीज़ संभव है। आप भी तो अपना माने ना, मैं मुस्लिम समाज से कह रहा हूँ, तो वो हर बात नहीं तो क्या इस देश में लाखों मुसलमान वो हैं जो मोदी जी को पसंद करते हैं और वो उनके संपर्क में हैं। तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जब ये बात होती है सर, जब ये बात होती है कि पड़ोस के मुल्कों में जो हिंदू या और गैर मुसलमान सताए जा रहे हैं, उनको हिंदुस्तान में लाने के लिए, नागरिकता देने के लिए सीएए कानून बनाया जाए, तो भारत का मुसलमान सड़क पर आ जाता है। अच्छा, मैं इसमें आपके सामने एक बात साफ रखता हूँ। देखिए, जब आप मानसिकता को ना ऐसा बना दें, हर काम जो मोदी गवर्नमेंट करेगी वो एंटी मुस्लिम होगा, ये कौन सिखा रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि ये जो मानसिकता है ना, किसी भी चीज़ को उसकी मेरिट पे देखना पड़ेगा आपको। अब जब ये बात चली सीएए की और एनआरसी की बात चली, तो एक आम मुस्लिम मानसिकता में सौरभ भाई ये बात बैठ गई कि बस अब भाई राशन कार्ड कहाँ है, मेरा आधार कहाँ है, मेरा वोटिंग कार्ड कहाँ है, और मेरी पैदाइश का मुझे कहाँ है हिसाब किताब, तो भैया मैं तो गया, अब मैं तो कहाँ जाऊँगा, ना तो पाकिस्तान में जा सकता हूँ, ना ईरान में, ना तुरान में, हिंदुस्तान में मेरी शहरियत गई। एक आम मुसलमान की साइकी में, उसकी नफ्सियात में ये बात बैठ गई कि ऐसे हो गया, आंखें फट गई उसकी कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। ये एक बात, ये सुन तो लीजिए ना, ये मानसिकता बन गई। अच्छा, जबकि होना क्या चाहिए था। ये बात चली इस तरह से, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे अमित शाह जी ने भी कही, और ये बात रामलीला मैदान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली करी, जिसमें उन्होंने बाकायदा 5 दफ़ा मुसलमान कह के इस बात को स्पष्ट किया था, इसको स्पष्ट किया था। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में किसी मुसलमान की या किसी और की कोई नागरिकता जानने का प्रश्न नहीं है, ये इसका पार्ट ही नहीं है। नंबर 1 बात, सिर्फ वो लोग जो कि यानी सिख हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, ये जो लोग जो नॉन मुस्लिम से, बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स जुबान पे लफ्ज़ नहीं आ रहा, प्रताड़ित हैं, है ना, प्रोसिक्यूटेड हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान में है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जो पाकिस्तान है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अगर वो यहाँ आते हैं, बीइंग ए हिंदू मेजॉरिटी स्टेट यहाँ पे आते हैं, तो अगर हम उनको नेशनलिटी दे रहे हैं, तो आप उसमें ये सवाल क्यों उठाते हो कि भाई मुसलमान को इसमें से क्यों अलग रखा जा रहा है। मैं इस बात को जायज़ और वाजिब मानता हूँ। मैं इतना आइडियलिस्ट नहीं हूँ सौरभ जी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के मुसलमान को, जो उसने अपने आप कल बनाया था, अगर वो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है तो लानत है उसके ऊपर। उसके लिए मैं
आपस में अपने घर में लड़ूं कि साहब उसको क्यों नेशनलिटी नहीं दी जा रही है। ये बिल्कुल एक गलत बयानिया था। लोग इसको समझाने में नाकाम रहे, और जिन लोगों ने समझाने की कोशिश, हमने तो टेलीविज़न पे भी प्रोग्रामों में ये बात कही और लेख भी लिखे इस चीज़ के, लेकिन एक आदमी से बात नहीं बना करती है, पूरे समाज के एक बड़े स्केल पे चार्ज होती है। मुस्लिम समाज का माइंड मेकअप मुद्दों पर कौन कर रहा है? वो कौन सी क्लास है जो उसको सीए पर भड़का देती है, जो उसको ट्रिपल तलाक को गलत, कानून को गलत बता देती है, जो यूसीसी को उस बता देती है तेरी बुनियाद हिल जाएगी? ये कौन लोग बैठे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, मुस्लिम समाज के पास जो सच्चाई है, कड़वी है सच्चाई, न तो कोई ऐसा संगठन है जो पूरे मुस्लिम समाज को कुछ कहे और पूरा समाज उसको माने, ना ऐसा कोई व्यक्तित्व और ऐसा नेतृत्व है। मैं एक कड़वी बात आपसे कह रहा हूँ, जो मुस्लिम लीडरशिप आज हमें आपको दिखने मिलती है, या तो वो प्रोजेक्टेड है, एक सेक्शन प्लांटेड है, एक सेक्शन पेड है। 3 लफ्ज इस्तेमाल किए मैंने, प्लांटेड एंड पेड है, ठीक है ना। अगर मुस्लिम लीडरशिप होती, वाकई मुस्लिम, और उसका कोई काडर होता, तो इतना बिखराव जो मुस्लिम समाज में दिख रहा है ना आपको, और ये जो स्थिति जिससे आज सारा मुस्लिम समाज ग्रस्त है ना, कि कोई ऐसा है ही नहीं जो उसको समझाए और जिसको वो समझ ले और उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी हो, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। और उस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के नतीजे में क्या होता है कि छोटे भैया खड़े हो जाते हैं, एक कोई यहाँ खड़ा हो गया, कोई वहाँ खड़ा हुआ, और जैसे वो मदारी होता है ना, कि मदारी जो है वो डुगडुगी बजा के और क्या कहते हैं बीच में से वो आदमी के भी 2 टुकड़े कर देता है और छड़ी से दिखा भी देता है कि 2 अलग हो गए, और लोग कहता है हिलना मत, तो सब लोग जो डर जाते हैं, कोई हिलता नहीं है। तो इस तरह के जब माहौल में ये सब काम होगा तो कैसे बात बनेगी? कोई लीडरशिप नहीं है, नहीं, तो आम आदमी खत्म कर दें। आम आदमी क्या होता है कि आसानी से भटक जाता है। तो पहले वाला कौन है? कोई हम ही में से कोई होता है ना भाई, या तो वो अपने मौलाना और रिलीजियस लीडरशिप के कहने में आ रहा है, खाली खाली रिलीजियस लीडर। ये भी एक धारणा है कि मुसलमान जो है मौलाना के कहने में, ये बिल्कुल गलत है। अगर मौलाना के कहने से चलता तो मुझे आप बताओ, तो जो मौलाना जो है, कई जिन लोगों ने लोकसभा में कोशिश करी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, क्यों नहीं जीत पाते भैया? मुस्लिम मेजोरिटी का सीट वैसे क्यों नहीं जीत पाते? अमरोहा में क्यों हार जाते हैं? मुरादाबाद में क्यों नहीं जीत पाते? असम में क्यों हार जाते हैं? मुझे बताया ना कोई आदमी। ऐसा नहीं है। एक मुस्लिम समाज की नहीं, मैं किसी का नाम क्यों लूँ? मैं ले रहा हूँ। अच्छा, आप नाम दे रहे हैं? अच्छा, और वो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, अब उनको 4 करोड़ आबादी है मुस्लिम समाज की उत्तर प्रदेश में, 2.5 लाख वोट मिले उनकी सारी पार्टी को पूरे स्टेट से। लेकिन अगर मीडिया जो है वो हर चीज़ में बराबर में उनको बिठाएगा और उनको इस तरह से प्रोजेक्ट करेगा कि साहब जो है यही हैं और यहीं की वॉइस, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वॉइस हूँ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट, वो, लेकिन उनको ऐसे बिठाएगा, हर जगह उनको ऐसे बिठा के चल रहे हैं। हमारा मीडिया जो है, क्या पॉलिसी है गॉड नोस, कि बिल्कुल जैसे मालूम हुआ कि जैसे जिन्ना और गांधी बैठे हैं। क्यों भाई? बिल्कुल नहीं है ऐसा। नहीं, आप देखिए, आप शाम को कोई पैनल ऐसा नहीं है साहब, उनकी बात को इतनी अहमियत मिलती है जिसका। तो फिर ये जो आरोप लगाते हैं ये मुस्लिम तुष्टीकरण का, वो एक्चुअली कुछ मुस्लिम लीडरशिप का तुष्टीकरण है, पैम्परिंग है। मैं कहता हूँ पैम्परिंग है। क्यों अचानक ऐसे ही मुद्दों पर, जो मैंने बताया मुस्लिम समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर ममता बनर्जी बंगाल में कहने लगती हैं कि मैं यहाँ मुसलमानों को कुछ बाल बांका नहीं होने दूंगी, अखिलेश यादव यूपी में कहने लगते हैं, या लालू यादव बिहार में कहने लगते हैं। क्यों? हु आर दे पैम्परिंग if not the Muslim majority? Then they are pampering someone in the community. मैं आपकी बात लेता हूँ। देखिए, अखिलेश यादव हों, वो कह रहे हैं साहब मैं नहीं होने दूंगा। मुजफ्फरनगर किसके ज़माने में हुआ? 50,000 मुसलमान कैंपों में छोड़ के कौन गया? ठीक होगी बात। मुलायम सिंह यादव जब थे, बिजनौर में दंगा किसका हुआ कि नहीं हुआ? 300 मुसलमान मारे गए कि नहीं मारे गए? ठीक है, मगर वो मसीहा हैं। नेता तो वो भी मैं कहता हूँ, मगर वो मसीहा हैं। अब मेरी कौम को जब ये बात मैं बताता हूँ तो वो सुनने को तैयार नहीं होती। ये सच्चाई है। और 2014 में जब मोदी जी आए, उससे पहले आसाम के अंदर जब तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, सेकुलरिज्म की सरकार थी, जिसको मुसलमान समझते कि मुसलमानों की खिलाफत थी, वो कांग्रेस की सरकार जो है। वहाँ के स्कूलों में
छोटे छोटे स्कूलों में जहाँ पे 1000 आदमी नहीं इकट्ठे मिलकर रह सकते, हज़ारों लोग जो हैं कितने स्कूलों में और पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो सरकार छोड़ के गई। आपको याद होगा हमारे मुस्लिम महलों के अंदर उनके लिए कोई कपड़े इकट्ठे किए जाते थे, उनके लिए पैसे इकट्ठे किए जाते थे, जगह जगह कैंप लगे हुए थे। ये जो ज़माने की बात है। लेकिन जो मानसिकता का मैं बात उठा रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि लीडरशिप नहीं है, मुखराव है, आसानी से लोग जो हैं जज्बाती बातों में बह जाते हैं और जो कम्युनी फैक्ट्स हैं उन्हें भूल जाते हैं। तो देखिए, अब सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मुस्लिम समाज में बिखराव है, जब मुस्लिम समाज में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, जब मुस्लिम समाज के अंदर लीडरशिप नहीं है, जब मुसलमान समाज के अंदर संगठनों की सही संगठन जो कि उनको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है उसकी कमी है, ऐसे में देखिए जब किसी से को आप दूरी बना लेते हैं ना, और जब वो दूरी बनाने वाला अपना बनने की कोशिश करता है तो मुसलमान का मिजाज क्या है, ऐसे यू टर्न मारता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अब कृष्णलाल जी, स्वर्गीय कृष्णलाल शर्मा जी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, मेरे उनके बड़े करीबी रिश्ते थे। और तो उनके यहाँ, और ये उस ज़माने की बात है जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी, और कल्याण सिंह जी के एक कैबिनेट मंत्री, नाम लेना उचित नहीं है, वो वहाँ बैठे हुए थे। अब तो दाढ़ी है, हालांकि दाढ़ी अब कोई इस बात की सिग्नल नहीं है कि मुसलमान हैं आप समझे आप। तो मैं उस ज़माने में क्लीन शेव था, तो मेरा उनके घर में आना जाना बिल्कुल ऐसे था जैसे कि मतलब कोई बंदिश नहीं थी। तो मैं गया और जाके अंदर बैठ गया, जाके बैठ गया मैं। तो माननीय कृष्णलाल शर्मा जी की और उन दो मंत्रियों की आपस में बातचीत चल रही थी। इत्तेफाक की बात है कि वो चर्चा मुसलमानों में चल रही थी। अब उनको तो पता नहीं मैं कौन, वो तो समझूंगा ये भी कोई शर्मा जी होंगे जिस तरह से आए हैं। इत्तेफाक से मेरे साथ जो साहब थे वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष थे, तो वो समझूंगा ये भी। अच्छा खैर, ये कटवे वोट नहीं देंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। अच्छा, मैं सुनता रहा। मेरा मिजाज क्या, मैं इस तरह की बातों में उत्तेजित नहीं होता, बड़े ठंडे दिल से सुनता हूँ और थोड़ा उसका मज़ा भी लेता हूँ और फिर उसका इलाज भी करता हूँ। जब सब बात कह चुके अपनी, तो मैंने कहा भाई साहब परिचय नहीं हुआ। हाँ भाई साहब परिचय नहीं है। वैसा मुझे ख्वाजा इफ्तिखार, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो बातें आप कर रहे थे ये भाई ये शैली यूज़ होती है, क्या दिक्कत है, आपने भी कर ली, क्या बात है, उसमें कोई नाराज़गी की बात थोड़ी है। लेकिन आपकी जो एक बात है ना, और ये मैं आपके माध्यम से सीधे इस देश के पिता और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा कह रहा हूँ, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद बन के कह रहा हूँ, भारत के एक शहरी की नाक की हैसियत से कह रहा हूँ, जो आज जिस आदमी ने अपनी पूरा जीवन पुल बनाने के लिए जो है समर्पित कर रखा है, वो कह रहा है। क्या कह रहा हूँ, जो उनसे कहा, मैंने उनसे कहा देखिए ये देखिए ऐसे इसको 1 2 3 इतनी देर में मुसलमान आपको कंधे पे बिठा लेगा। कहने भाई साहब क्या करना होगा। मैंने कहा भाई साहब 3 काम करने होंगे। कहने बताइए, एकदम से वो एक्साइटेड हुए, बताइए। मैंने कहा पहला काम तो ये होगा, तमीज़ से बात करनी होगी। ये रोटी रोज़ी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, ये आपसे मांगता नहीं है, ये समझता है ये तो इस पर है ही नहीं, ये क्या देगा, ये तो खुद मांगने वाला है, ये तो मैं उससे लूँगा। रोटी रोजी इज्जत जिल्लत देने वाला तो सारा वो है, ये तो मैं उससे लूँगा, इसके पास नहीं है सब। पहली बात तो तमीज़ से बात करनी होगी। दूसरी बात, ये एक धार्मिक समाज है, धर्म से कोई कितना भी प्रोग्रेसिव बन के किसी को दिखाने की कोशिश करे कि मैं बहुत मस्जिद में नहीं जाता था, मैं तो मुल्लाओं से नहीं मिलता, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, हाँ, लेकिन बेसिकली जो इंस्टिंक्ट अंदर है एक आम मुसलमान से लेके ख़ास मुसलमान तक, वो ये है कि वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो उसको होती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो ये होती है जब उसके रसूल को, उसके धर्म को, उसके दीन को, उसकी मान्यताओं को जो है लेकर चढ़ाया जाता है। ठीक है। ये दूसरी चीज़ ये है कि धार्मिक आस्थाओं का, मान्यताओं का बिल्कुल वैसे ही सम्मान करिए जैसे आप अपनी धार्मिक मान्यताओं का करते हैं। ये दूसरी बात है ये। और तीसरी बात क्या है, उनका तीसरी चीज़ ये है कि आप जो एक आम समाज के अंदर कई लोग इस तरह का लिटरेचर
लिखते हैं, बनाते हैं और बनाने के बाद में उसको पूरे समाज में फैलाते हैं और उसको ऐसे हाथों से में हम जब देखते हैं, समाज जब देखता है कि जिन हाथों से वो अपेक्षा नहीं करता कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि गंद तो सब तरफ लिखा जाता है, गंदगी हर तरफ है, तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मतलब बुनियादी तौर से दो बुनियादी चीज़ें थी, तीसरी चीज़ तो उसके साथ संलग्न जिसको कहते हैं जुड़ गई। बुनियादी चीज़ यही थी कि भाई मजहबी जज्बात का ख्याल रखना, तमीज़ से बात करना और कोशिश ये करना कि कोई भी मामला हो तो बातचीत से, मोहब्बत से, प्यार से बैठ के उसको साथ में। आप क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि मोदी जी से ही बात कर रहे हैं। मोदी जी से यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ मोदी जी से कि मोदी जी, हिंदुस्तान के मुसलमान को आपसे रोटी नहीं चाहिए, आपसे रोज़ी नहीं चाहिए, आपसे रोज़गार नहीं चाहिए, आपसे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपसे ये चाहिए कि जो भाषा ख़राब हो रही है, जिस भाषा की वजह से सुबह से शाम तक मुझ पर गाली पड़ रही है, मेरे कुरान को कहा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले अपने आप से कहता हूँ कि मैं सनातन परंपरा का पूरी इज्जत करूं, मैं भी सम्मान करूं और उसको वही इस तरह से उसकी आस्था का जो है वो इज्जत और एहतराम दूं। और मैं ये चाहता हूं कि जो उसके लिए है मेरे लिए भी वैसा ही हो। और माहौल जिस दिन अच्छा हो जाएगा, और मोदी जी कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊं, तो मुसलमान मोदी को सर पे बैठा लेगा 101%। देखिए, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, ठीक है, मुलायम सिंह तो मोदी जी के पासंग भी नहीं है, और मोदी जी के अंदर इतना करिश्मा है। और ये मैं को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं किसी प्लेसमेंट की लाइन वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल से कह रहा हूँ कि उनकी लीडरशिप और उनके अंदर इतना करिश्मा है। मैंने पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि अगर आप चाहें, और आप क्यों नहीं चाहेंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ, दो काम कर लीजिए खाली। ये मुसलमान को जब ये बताएंगे ना कि आपको आवास इतना मिल रहा है, वाजपेयी जी के ज़माने में बहुत कुछ बताने की कोशिश करी थी, नरसिम्हा राव जी के ज़माने में बहुत कुछ बताने की कोशिश करी थी मुसलमानों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे नहीं होता। मुसलमान, आप सरकार जो है मुसलमान को क्या क्या दे रही है, इस बात से मुसलमान वोटर डिसाइड नहीं होता। मुसलमान वोटर डिसाइड होता है कि उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके सेंटिमेंट्स और उसका पैशन जो है उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। किस तरह की छेड़छाड़? जो उसको आहत करती हो। ये वही तो मैंने आपसे पूछा, अब यूसीसी छेड़छाड़ है? यूसीसी उसमें आती है? नहीं, देखिए, अब अगर आप यूसी, अब मोदी जी की बात खत्म हो गई, अब है ना, अब जनरल बात नहीं, अब हम जनरल नहीं, ठीक है, उसी विषय पे हैं, लेकिन अब मोदी जी से बात खत्म हो चुकी है। मोदी जी से उतनी बात हमने जो कहनी थी वो कह लिया, लेकिन काम मोदी कर रहे हैं। हाँ, अब आपने बात की यूसीसी की। देखिए, कोई भी चीज़ मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, कल लाते हैं आज लाएं, आज कल आते हैं अभी लाएं, लेकिन क्या है, जब कि हर चीज़ को ऐसे माहौल बना के लाएंगे आप कि जैसे मतलब वो चीज़ मुझे चैलेंज कर रही है, मुझे थ्रेटन कर रही है, तो भाषा, शैली, प्रेजेंटेशन। अब मैं भाषा पे सहमत हूँ आपसे, लेकिन आप हर चीज को अपने खिलाफ मानने लगे तो इसका भी तो कोई इलाज नहीं ना, आपको खुद करना पड़ेगा। देखिए, यूसीसी मैंने आप ही के लेक्चर में सुना, यूसीसी देश की संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। बिल्कुल ठीक है, प्रयास होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने ये भी कहा कि भाई मुसलमान तुम इसको ये क्यों मान लेते हो कि मेरे लिए ही और मेरे खिलाफ लाया जा रहा है। इस पर हम यूसीसी के मामले में देखिए, पूरे समाज को एक साथ मत लीजिए कि यूसीसी के मामले में बड़ा क्लियर स्टैंड है, लिखा भी यही है और अभी भी यही कहता हूँ आपसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है नंबर 1, स्टेट की ये जिम्मेवारी है कि स्टेट वुड एंडेवर टू क्रिएट कंसेंसस फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये बात यहाँ तक होगी। अब कंसेंसस के लिए क्या चाहिए? डायलॉग चाहिए, है ना, और डायलॉग के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए, उस मैकेनिज्म पे काम हो। मैं ये कहता हूँ कि यूसीसी का जो भी ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट बने, वो सारा ड्राफ्ट सबके सामने आए, उस पर चर्चा हो, उसके हिसाब से आगे बढ़े। बट आई एम सेइंग इट वेरी प्लेनली, विक्टिमहुड जब तक है और हर बात पर विक्टिमहुड है, मैं विक्टिम, मेरे मुसलमान के खिलाफ ये सरकार साजिश कर रही है, मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है, ये विक्टिमहुड है, तो उसको वो भी तो कर रहा था ना, वो खत्म होना चाहिए। देखिए, सेकुलर पॉलिटिक्स पूरी वो उस विक्टिमहुड को बढ़ा रही है, समझिए ना, पूरी सेकुलर पॉलिटी, पूरी सेकुलर पॉलिटिक्स और पूरा सेकुलर गवर्नेंस, ये तीनों के तीनों जो हैं, इनकी ये कंस्टिट्यूएंसी है कि मुस्लिम समाज के अंदर इस किस्म की चीज़ें रहें, ठीक है। और ये कंस्टिट्यूएंसी
जो है इतना मामले को राई का पहाड़ बना देती है कि मुसलमान को ऐसा लगता है जैसे मतलब यूसीसी आ गई तो इसका मतलब है नमाज मुश्किल हो जाएगी, रोज़ा मुश्किल हो जाएगा, हज मुश्किल हो जाएगा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी मुश्किल हो जाएगी, मतलब सब समझते हैं सब कुछ निकल जाएगा मेरे हाथ से। जो है ये चीज़ ये कंस्टिट्यूएंसी अपना काम करती है। एक तो इसका रोल है मुस्लिम समाज काम करने, ये धारणा बनाती है सेकुलर पार्टीज। बात मेजर काम तो इन्हीं का है। दूसरा क्या है, फिर इनको लोग मिल जाते हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, आप समझ लें, फिर हमारे यहाँ ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको। मैं जानता हूँ, मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ भी काम किया है, सेकुलर पार्टीज़ को भी मैं जानता हूँ, समझता हूँ। और जो पॉलिटिकल कल्चर हमारे देश में आज से नहीं बरसा से चला आ रहा है, लोग हायर किए जाते हैं, किसी को 10,000, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 50 दिए जाते हैं और वो ये काम करता फिरता है। ये काम इस तरह की चीज़ें भी चलती हैं। तो सच्चाई ये है कि एक जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सेकुलर, और वो पावरफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी, आज भी 300 से ज़्यादा लोग उसके बैठे हुए हैं, उसको ये चीज़ जो है उसके हित को सीधे से अटैक करती है कि मुसलमान कहीं किसी फार्मूले से तरकीब से कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे कि भाजपा की तरफ न चला जाए किसी की। ये भाजपा से डरा रहे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मिल के बैठ जाओ और किसी भी काम को करने से पहले, है ना, एक तो ये कि जो इधर उधर के जो लोग होते हैं ना, जो भाषा बोलना शुरू करते हैं और वो उसमें ऐसी चुनौतियां होती हैं, उसमें ऐसे चैलेंजेस होते हैं, उस के सामने वाले का दिमाग वैसे ही घूम जाता है। अब ये जो सेकुलर पार्टियों का आपने जिक्र किया, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, मैं कुछ 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। टीएमसी, देश में जो ज़्यादा मजबूत सेकुलर पार्टियां कहें, मुसलमान को आप क्या मानते हैं कि इन्होंने मुसलमान को कुछ नहीं दिया और अब मुसलमानों को इनके आगे सोचना होगा? मैं ये मानता हूँ कि सेकुलर पॉलिटिक्स को और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ के सस्टेन होने में और रहने में और सत्ता में रहने में मुस्लिम कम्युनिटी का की और कोर रोल रहा है, नंबर 1। लेकिन उसका जो उसको हक मिलना चाहिए था, जो उसकी जगह मिलनी चाहिए थी, सिंबॉलिकली तो बहुत कुछ मिला, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब बन गए, लेकिन कम्युनिटी को जो मिला वो सच्चर कमेटी मिली। ये एक कड़वी सच्चाई है ना। इतने वर्षों के बाद में हमें सेकुलर पॉलिटिक्स ने, कांग्रेस सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे हाथ में, जैसे सच्चर के हाथ जरिए से हमारे हाथ में एक पट्टा दिया और हमें ये बताया, बड़े प्यार मोहब्बत से हमको बुलाया, हमको चाय समोसा और बर्फ़ी खिलाई और हमको ये बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों, तुमने जो हमारे साथ 60-65 साल जो तुमने हमारा सहयोग किया है और तुमने जो हमारी रीढ़ की हड्डी का काम किया है और तुमने जो हमें सत्ता में रखा है, तो हम तुम्हारे बड़े आभारी हैं। हमने तुम्हारे साथ वो कर दिया जो हम करना चाहते थे और वो काम ये है कि देखो ये सच्चर कमेटी है और ये बता रही है कि तुम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नीचे के स्तर पे अगर कोई खड़ा है, सबसे है, तो तुम ये यहाँ पे खड़े हो। और अब हम तुम्हें इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन भी लागू करेंगे और हम सच्चर कमेटी की सिफारिशात भी लागू करेंगे और अब हम तुम्हें जन्नत बना के देंगे। मैं अपनी कम्युनिटी से पूछता हूँ, जिस पार्टी के दौर में लाखों दंगे हो गए, ऐसे दंगे हुए जिसमें हजार लोग मारे गए, एक नहीं अनगिनत हैं, ठीक है, जिसके ज़माने में आपको क्या हमने प्रेसिडेंट बनाया, मैं क्या अचार डालूँ प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, कैबिनेट मिनिस्टर का, जो मेरे से मिलता नहीं, वो मुसलमान मिनिस्टर जो मुसलमान से मिलने से घबराता है, जिसके अंदर तभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी कम्युनिटी के आदमी को बुला के बात कर ले। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपने मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाना चाहिए था सेकुलर पॉलिटिक्स से, जो ट्रस्ट पैदा हो जाना चाहिए था, मेरे अंदर जो एक मॉरल स्ट्रेंथ पैदा होनी चाहिए थी, आपने तो मेरी मॉरलिटी का बेड़ा गर्क करके मेरे हाथ में सच्चर कमेटी दे दी। तो अब देखिए ना, सुनिए, अभी तो एक रीथिंकिंग होनी चाहिए थी कम्युनिटी में कि नहीं होनी चाहिए थी। तो वो टाइम रीथिंकिंग का आज भी अवेलेबल है, लेकिन भारतीय जनता आज तो नए लेकिन हाँ वो होने दीजिए खड़े, लेकिन आज सबसे बड़ा जो शख्स है जो चीज़ों को ज़ेर को ज़बर कर सकता है, नीचे को ऊपर कर सकता है, ऊपर को नीचे कर सकता है, उस शख्स का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो अगर स्टैंड ले लें, जैसे सरसंघचालक जी ने स्टैंड लिया, ठीक है, लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए कि हर मंदिर के नीचे जो है, हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर तलाश करेंगे, इसमें क्या बुराई है सर? ठीक है, मोदी को क्या करना है?
इसी तरीके से मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं मोदी जी को बताऊँ कि क्या करना है, मगर मैं अपेक्षा में जा सकता हूँ सिर्फ। मैं इस अपेक्षा में जा रहा हूँ कि मोदी जी स्वयं इतने सक्षम हैं, इतने डिसाइसिव हैं, इतने डायनामिक हैं, इतने केपेबल हैं वो, कि वो खुद सोचें। और वो जानते हैं आज भी 27% गुजरात में मुसलमान भाजपा को वोट देता है। उन्होंने तो सर सबका साथ, सबका उसमें सबका विश्वास भी जोड़ा ना। अब देखिए मुझसे मैं एक सबका जो बात विश्वास जोड़ा, उसके बाद जो है पता लगा 300 240 पे आ गए। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए अब एक छोटी सी एग्जांपल लेनी जरूरी है। और वो कहते हैं पसमानदा मुसलमानों के बीच जाओ। हाँ, तो पसमानदा मुसलमानों की उन्होंने बात की, उन्होंने एक आह्वान किया। उसी के कारण से वो भाजपा जिसको मुसलमान 3% 4% वोट देता था, जिसमें एक दफ़ा 7% तक चली गई थी बात, उसी ने इस मर्तबा पसमानदा का जब विषय वो लेके चले तो वोट परसेंटेज जो बढ़ा उसका कारण पसमानदा वोट से ही बढ़ा। ये जो 10.5% जो है, अब कोई ना माने तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि मैं ऐसे सिफोलॉजी वाले लोगों से मिलता हूँ ना। हाँ। तो मैं उनके हवाले से कह रहा हूँ। अब मैं एक और चीज़ आपको, अश्विनी कुमार उपाध्याय जी हैं, भारत वो स्पोक्समैन है और सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं वो PIL के हिंदुस्तान के अंदर। और हाँ, और उनका काम, और उन्हें सारी बुराइयाँ मुसलमानों में और इस्लाम में दिखाई देती हैं, उनके बाद और कोई विषय ही नहीं पड़ा हुआ। आप मुझे बताइए, एक पैनल पे मैं और वो हैं, ETV उर्दू हुआ करता था एक ज़माने में, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा 2014 के इलेक्शन में कि 32 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की वजह से जीती है, मुसलमानों की वजह से, उनके वोट से जीती है। इस तरह की चीजें आती रही हैं, चीजें आती रही हैं इस तरह। हम तो हाँ, खैर वो विषय नहीं है इस वक्त जो है। बहुत काफी सर इतने मुद्दों पर बात हो गई, अब बस 2-3 मिनट में और लेता हूँ आपके। तो आप मुसलमानों से यह आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप जरा मोदी में गुंजाइश देखो, जरा टटोलो, समझो, सोचो और देखो कि क्या आजमाया जा सकता है नहीं, यही तो कह रहे हैं। मेरा आह्वान जो है 2 है मेरे आह्वान। अपनी कम्युनिटी से मेरा आह्वान ये है कि बहुत हो चुका, और न किसी की बुराई करनी है हमने, न किसी का विरोध करना है हमने। अब अपने बारे में सोचना, कब सोचेंगे? रीथिंकिंग में जाइए, रीविजिटिंग में जाइए कि अब तक जो कुछ होता रहा उसने हमें वो नहीं दिया जिसकी हम अपेक्षा करते थे, नंबर 1। और संघ से, भाजपा से और इस ग्रुप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी रीथिंकिंग में और रीविजिटिंग में जाइए और ये सोचिए कि किस तरीके से माहौल के अंदर ऐसी गुंजाइश और ज़मीन पैदा हो संवाद के ज़रिए से, जिससे कि ये जो माहौल के अंदर जो नफ़रतें फैल रही हैं, इन नफ़रतों को दूर करना, ताकि तब होगा जब आप जैसे ब्रिज जो बने हुए हैं या काम कर रहे हैं ब्रिज का, वो खुद ये कन्विंस हो कि ये RSS और ये मोदी एंटी मुसलमान नहीं है। मैं 1000% कन्विंस हूँ। अगर मैं कन्विंस नहीं होता तो मैं ये काम नहीं कर रहा होता। RSS एंटी मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। अगर RSS जो, देखिए, अगर एक हिंदू समाज का एक वर्ग जो है वो हिंदू की बात कर रहा है, हिंदू रिवाइवलिज्म की बात कर रहा है, सनातन अस्मिता को दोबारा से जिंदा करने की बात कर रहा है, अपनी संस्कृति को बहाल करने की बात कर रहा है, इसमें क्या बुरा कर रहा है वो? मुझे तो कोई चीज़ इसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, इसमें क्या बुरा है। लेकिन ये काम ऐसे हो कि जिसके अंदर से दूसरे किसी समाज को ये ना लगे जैसे कि मुझे चैलेंज करने के लिए किया जा रहा है या मेरे लिए ये थ्रेट बनने जा रहा है। उसके अंदर एक फियर साइकोसिस पैदा नहीं होनी चाहिए, उससे जो है एक अच्छे भाव में हो। अच्छा, वो भी ना डरे हर चीज़ से, हर चीज़ मेरे खिलाफ। भैया हिंदू सरकार जो चल रही है, क्या सरकार को 24 घंटे कोई काम नहीं है? मतलब उसे डिप्लोमेसी भी नहीं देखनी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी नहीं देखना, डेवलपमेंट नहीं देखना, प्लान नहीं देखना, उसने बस 24 घंटे मोदी जी के पास एक ही काम है कि हर काम में पहले सोचो मुसलमान का क्या होना है या मुसलमान क्या है इसमें। भाई मुसलमान इस देश का एक सेगमेंट है, मुसलमान के बारे में भी सोचा जाता है जैसे बाकी के बारे में सोचा जाता है। लेकिन कोई ये समझ ले कि 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम होता ही नहीं है, इसमें पहला ये देखा जाता है कि मुसलमान का बेड़ा गर्क कैसे हो, ये अप्रोच गलत है ना। एक इशू पर बात नहीं कर पाया मैं आपसे। आज बहुत सारे कर लीजिए आप। पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि देश का मुसलमान फिर कांग्रेस की ओर जा रहा है उस पीरियड के बाद जब वो कांग्रेस से दूर होकर रीजनल पार्टीज के पास चला गया था पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, और आज वो फिर से कांग्रेस में वो गुंजाइश और राहुल गांधी को अपना लीडर मान रहा है। मैं ये कहता हूं कि आज मुसलमान एक दुविधा में है, इनसे नाराज है। इनसे बोले तो कांग्रेस सेकुलर पार्टी से बड़ी भारी शिकायतें हैं मुसलमान की, ठीक है ना, आपसे भी हैं।
लेकिन जिस वक्त वो इस दुविधा में है और इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि मैं इस ट्राई करके देखूं, इस ये स्थिति है, मैं बाकायदा मोशन से समझा रहा हूँ कि क्या मैं ट्राई करके देखूं। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि भाई जब मैं मारा जाता हूँ तो जिससे मुझे उम्मीद बचाने की तो बचाता है नहीं, तो जो मुझे मार रहा है या मरवा रहा है उसकी भाषा बोल रहा हूँ, मैं इस जुमले से एग्री नहीं करता, तो उसको ट्राई करके देखूं, उसी को समझा लूं, हाँ, उसी से बात कर लूं कि भैया क्या बात है, मामला कर लो भैया, हैं ये है, ये तो बहुत होगी ना, चलो अब कोई मारपीट हो गई, चलो तुमने भी मार लिया मुझे, मैंने भी मार लिया, तो अब तो तसल्ली हो जानी चाहिए ना, ये 2-4 हाथ तुम भी और मार लो, 2-4 मैं भी मार लूँ, मगर ख़त्म तो करो। आज इतनी प्यारी स्थिति में हिंदुस्तान है, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ और मुझे बड़ा भरोसा है। लोग कहते हैं नहीं सुधर सकता, मैं कहता हूँ 101% सुधर सकता है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान टर्निंग पॉइंट पे, चौराहे पे खड़ा है, उंगली पकड़ के आप ले जाओ या उंगली पकड़ के वो ले जाए। अगर वो इधर नहीं आया तो जिम्मेदारी इधर वाले की होगी, वो तो कैश कर ही रहा है एक ज़माने से। अब आपने जिम्मेदारी सारी इधर वाले पे डाल दी है। पॉलिटिकल बात करें ना, पॉलिटिकल बात करें ना, वो खींच रहे हैं उसको। तो यहाँ इधर राइट वाला राइट विंग हाँ, वाला मैं ये मुसलमान की उंगली पकड़ के जबरदस्ती थोड़ी खींच सकता है अगर वो चलने को तैयार ना हो। तैयार है वो। मैंने आपको क्या कहा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मैंने कहा कि वो इस वक्त उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ये है कि वो एक दुविधा में है। वो ये सोच रहा है कि इस पर मैंने भरोसा किया, इसके साथ में चला, इसको मैंने पूरी ताकत दी, इसको सत्ता दी, इसने मुझे सच्चर कमेटी दी, मेरा बेड़ा गर्क करा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये है मैं इधर से भी मारा जा रहा हूँ, मैं इधर से ही मारा जा रहा हूँ, तो क्या मैं जिन लोगों की वजह से मेरे जहाँ पे मेरे इख्तिलाफात हो गए हैं, जहाँ पर मेरी विरोध हो रहा है, जहाँ से मेरे लिए निकल रही है, द्वेष निकल रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, तो मैं क्यों ना जो है इन्हीं से कोई रास्ता बना लूँ, इन्हीं के साथ कोई मामला कर लूँ। ये एक स्थिति है। इसमें मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी सपोर्ट जो है वो तो आगे से है। और आप जो कह रहे हैं कि जो समाज दुविधा में है, यू आर स्पीकिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मेजॉरिटी। ऑलराइट ख्वाजा साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, तसल्ली से बात हुई और जड़ों पर जाकर के बात हुई। नहीं हुआ बिल्कुल, मैं दिल से बात करने की कोशिश करता मजा आया होगा सर। देखिए क्या कोशिश यही थी, और जैसा हमारा प्रोग्राम है नाम ही है खुल्लम खुल्ला, खुल्लम बात हुई सर। बहुत शुक्रिया सर, आपके प्रोग्राम में आपने समय दिया। ख्वाजा हमारे साथ है और ऐसे ही खुल्लम खुल्ला विद सौरभ में व्यूअर्स आपके लिए फिर अगले हफ्ते किसी एक नए मेहमान को लेकर के आएंगे। वादा एक ही है, बात होगी खुल्लम खुल्ला।